नमस्कार, ज्ञानस्तु चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं वरुण शर्मा और हम लोग यहाँ पर एक ज़मानत दिन की सीरीज़ देख रहे हैं काफ़ी दिनों से, जिसमें हम लोग ने विभिन्न विषयों को भी डिस्कस किया। जैसे हमने थोड़ा सा अभी ज्योग्राफी लास्ट में क्लासेस को ज्योग्राफी की क्लासेस देखी, ज्योग्राफी को हमने ठीक से समझा, वो भी क्लासेस ली जाएंगी, कंटिन्यू उनको भी करा जाएगा। उससे पहले हमने वर्ल्ड हिस्ट्री की कुछ क्लासेस ली थी। वर्ल्ड हिस्ट्री को भी हम कंटिन्यू करने की सोच रहे हैं। थोड़ी कुछ समय में कुछ दिक्कतें आ रही हैं। कोशिश मेरी ये कि मैं वर्ल्ड हिस्ट्री क्लासेस भी थोड़ी सी आपको वर्ल्ड हिस्ट्री भी पॉलिटी भी मतलब दिन में 2 क्लास आपको एटलीस्ट मिल जाए, 2 अलग अलग विषयों की, जिससे आप उनको नोट्स बना के प्रॉपरली, जिससे सिलेबस या फिर जिससे जनरल स्टडीज़ का जो सिलेबस है या फिर जनरल स्टडीज़ के बारे में आपको जो सामान्य जानकारी, अच्छी मोटी मोटी जानकारी, बल्कि मैं पूरी डिटेल में कोशिश कर रहा हूँ कि पूरी तरह की जानकारी मिल जाए और जितना जल्दी हो सके वो उतना जल्दी कोर्स हो जाए। तो मेरी कोशिश यही है। अभी थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम जो भी आ रहे हैं कि वीडियो को बनाना और रिकॉर्ड करना है सब चीज़ों में, तो थोड़ा समय लग रहा है। कोशिश मेरी ये कि मैं दिन में 2 वीडियो लाने लगूँ। और अभी एक दिक्कत ये भी है कि मान लो कि छोटा लिखना पड़ रहा है, अगर आप लोग अक्षर कुछ छोटे या शब्द कुछ छोटे दिख रहे हैं, तो क्वालिटी में मेंटेन कर रहा हूँ अच्छी, इसमें वीडियो क्वालिटी अच्छी आ जाए। कि क्वालिटी अच्छी आ जाएगी तो आपको प्रॉपरली अच्छे से दिखेगा। अगर अदरवाइज़ कहीं कुछ नहीं भी दिख रहा है तो थोड़ा सा आप जूम करेंगे उसको, स्क्रीन को, तो आपको वहाँ पर वो दिख जाएगा। ठीक है, अगर आप उसको हाई क्वालिटीज़ में 720 पिक्सल में 1080 पिक्सल में देखें, मैंने कोशिश करी कि और अपग्रेड कर लूँ पिक्सल्स को और आगे तक पहुँच जाए, तो आपको 4K में भी आपको वीडियो मिलने लगेंगे। तो आप 4K में अच्छे से आपको ऑनलाइन अगर ठीक दिखेगा, थोड़ा बड़ा फ़ोन है या फिर टैब में देखेंगे तो ठीक से दिखेगा। अदरवाइज इन केस अगर थोड़ी सी समस्या है, उसको समझते चलें आप लोग, तो वहाँ पर जूम कर लें, कहीं नहीं देखना। बाकी कोशिश मेरी ये रहती है कि मैं हर जो वर्ड, जो भी एक वर्ड लिखा है मैं बोल ही देता हूँ क्या क्या लिखा हुआ है, कि आपको उंगली रख के कि आपको ध्यान हो जाए कि आपको जहाँ पर पॉइंट आउट नोट कर रहे हैं तो आप वहाँ से नोट भी कर लें। और जहाँ पर कुछ लिखवाना होता है एक्स्ट्रा तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे लिख लीजिए। और अगर आगे पीछे करके वीडियो देख लेना कि कहाँ पर क्या छूट रहा है, अगर लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, देखने में अक्षर को प्रॉब्लम आ रही है। अदरवाइज़ मैंने चेक करी वीडियो की, अगर प्योरली अच्छे पिक्सल में देखा जाए तो इतने छोटे अक्षर भी दिख जाएंगे। मेरी कोशिश छोटे अक्षर लिखने की है कि इस बोर्ड पे ठीक से बहुत सारा टॉपिक आ जाता है एक बार में, जिससे थोड़ा डिस्कशन करने में आसान हो जाए। बार बार फिर एरेज करो उस टॉपिक को पूरा, उस बीच में आपको थोड़ा रोकना पड़ेगा। हालांकि आप लोग कुछ स्किप कर सकते हैं, लेकिन उतना मज़ा नहीं आ पाता है। तो फिर एरेज करना, फिर से इतना लंबा लिखना, या ना भी लिखूँ फिर मैं ऐसे बोल दूँ तो फिर उसको समझ में नहीं आ गई बोले बोले, तो इसमें कुछ लिखा होता तो थोड़ा समझ में आ जाता। अदरवाइज़ मैं तो ऐसे खड़े होकर बोल सकता हूँ आराम से, मुझे कोई बात नहीं जो पीछे टॉपिक लिखे हुए हैं। लेकिन लिखे रहने से थोड़ी सहायता हो जाती है आपको भी, और थोड़ी बहुत कभी मुझे भी, कि अगर कुछ भूल रहा हूँ दिमाग से तो वो लिख दिया तो उसको वहाँ से बता दिया। सो फिलहाल बहुत ज़्यादा देर करती हूँ ना, हम स्टार्ट करते हैं। हम लोग अभी ज्योग्राफी की सीरीज़ कर रहे थे, लेकिन उसमें रोक के हम लोग पॉलिटी को आगे बढ़ाने लगे। कोशिश में आधी 2 वीडियो लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दिन में आपको 2 विषय कोई भी मिलते रहें आपको, और थोड़ा सा कुछ शॉर्ट्स बना के आपको करंट अफेयर से भी वाकिफ़ कराते रहें। और जो करंट अफेयर स्टैटिक से लड़ रहा है उसकी कोशिश करेंगे। करंट अफेयर में तो बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन जो स्टैटिक पोर्शन हमारे पोर्शन चल रहा है वो हम देख लेंगे। ठीक है, बाकी एक कुछ लोग कहते हैं कि थोड़ा बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अगर छोटे एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो आप इस बड़े में से छोटा तो निकाल सकते हो। लेकिन मैंने छोटा ही पढ़ाया, मतलब डिटेल वगैरह में बहुत चीज़ें कम कर दी। छोटा पढ़ा सकते हैं कि राष्ट्रपति ऐसा वीटो शक्ति ऐसा बढ़ा दिया उसके बाद, लेकिन आप इसको बड़ा नहीं कर सकते। आप कभी अच्छे एग्जाम में कुछ अच्छा डिटेल क्वेश्चन पूछ लेगा, या कि आजकल छोटे छोटे एग्जाम्स भी थोड़ी अच्छी भाषा का यूज़ करके क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो वैसा पूछ लिया तो आप लोग उस टाइम असमर्थ होंगे वो करने में। कोशिश मेरी यही है कि कुछ भी अछूता ना रह जाए, थोड़ा और पढ़ के और आर्टिकल्स पढ़ के नेट पे सर्च करके कैसे भी करके और बुक्स पढ़ के मैं कोशिश करता हूँ कि एक टॉपिक के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आपको बता दिया जाए, कि जैसे भाषा से क्वेश्चन बने या जिस प्रकार से बने आप उसको करने में सक्षम रहें। ठीक है, तो अब हम लोग पहले कवर कर लें। तो हम लोगों ने ज्योग्राफी रोकते हुए हम पॉलिटी पढ़ रहे थे, तो पॉलिटी में हम पीछे राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं। तो राष्ट्रपति की हम शक्तियाँ देख चुके थे लास्ट क्लास में, विधायी शक्ति और प्रशासनिक शक्ति देख ली, जिसमें हमने अध्यादेश के बारे में बात करी थी। अब हम राष्ट्रपति की एक वीटो शक्ति देख रहे हैं। इसके बाद हालांकि इसके बाद हम लोग एक आपातकालीन शक्तियाँ और देखेंगे, राष्ट्रपति की जो आपात शक्तियाँ वो और समझेंगे। लेकिन अभी क्या है, वीटो शक्ति के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये वीटो शक्ति के बारे में पढ़ लेते हैं। तो वीटो शक्ति एक्चुअली क्या है, वीटो क्या है, ठीक है, ऐसा टर्म है कि जिसको हम यूज़ कर ले तो उसके बाद कुछ रह नहीं जाता करने को, ऐसा करके बोलते हैं कि लास्ट में वीटो करना है। जैसे UN का वीटो आप लोगों ने सुना होगा कि UN में वीटो कर देते हैं, वो 5 परमानेंट मेंबर है, तो कोई भी टॉपिक वहाँ जाता है, अगर 5 मेंबर में से एक ने वीटो कर दिया तो वो उस पर बात ही नहीं होगी आगे ना, तो ये पास नहीं होता है। तो वही वीटो वहीं से चल के आ रहा है, तो वो समझो। तो वीटो क्या है, वहीं से चल के मतलब हालांकि एक ये अलग है कि वर्ल्ड एनर ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन करके ऐसे करके है, तो ये इसकी फुल फॉर्म वीटो की। लेकिन अभी क्या समझना है हम लोगों को कि वीटो शक्ति विश्व में 4 प्रकार की है, 1 2 3 4 लिख रखा है कि निरपेक्ष या आत्यंतिक वीटो बोलते हैं, इसे इंग्लिश में एब्सोल्यूट वीटो बोलते हैं, मतलब निरपेक्ष या आत्यंतिक वीटो, एब्सोल्यूट वीटो, विशेषित वीटो यानी कि इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्वालिफाइड वीटो, और निलंबनकारी वीटो को सस्पेंसिव वीटो, और जेवी वीटो यानी कि पॉकेट वीटो, यानी कि जो जेब होती है ना पॉकेट, तो जेवी वीटो मतलब पॉकेट वीटो। ठीक है, यानी कि ये चीज़ ऐसे है। अब हम इसको समझ लेते हैं क्या करके, ये टोटल 4 लिखे हैं, लेकिन भारत के राष्ट्रपति के पास 3 है। वो कौन कौन सी 3 है, ये मैं लिख भी रखा नीचे।
पहली, तीसरी और चौथी, यानी विशेषित वीटो ये भारत के राष्ट्रपति के पास ये नहीं है। लेकिन अब जैसे क्या है, अब इसको आप लिखेंगे तो कैसे लिख लेंगे, अपने अगर नोट्स बना भी रहे हैं जो लोग, तो वो कैसे लेंगे, यहाँ पे एक ऐसे कॉलम बना लें, कॉलम बना के ये वीटो लिखा, वीटो को कॉलम बनाया और यहाँ लिखा एक बराबर कॉलम बनाया अर्थ का, ठीक है, उसके आगे अर्थ में बता दे रहा हूँ, और उदाहरण का बनाया तो उदाहरण का बना लिया कि किसका उदाहरण कहाँ पे। तो वीटो जैसे निरपेक्ष वीटो लिखा, आत्यंतिक वीटो, निरपेक्ष वीटो पहले डाला, उसका अर्थ लिख लो। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या है, मतलब निरपेक्ष वीटो क्या है कि ऐसा वीटो जिसको समाप्त नहीं किया जा सकता, यानी कि अगर वीटो कर दिया तो ऐसा वीटो जिसको समाप्त नहीं किया जा सकता, वो वीटो कौन सा होता है, निरपेक्ष वीटो होता है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को निरपेक्ष वीटो प्राप्त है। ठीक है, तो और बाकी एग्जाम्पल में जैसे इंग्लैंड के सम्राट है उसका भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। दूसरा है विशेषित वीटो, यानी कि क्वालिफाइड वीटो। ये क्या है, ऐसा वीटो जिसको विशेष बहुमत से समाप्त किया जा सकता है, वो विशेषित वीटो कहलाता है। तो आप अर्थ में क्या लिख लो, ऐसा वीटो जिसको विशेष बहुमत से समाप्त किया जा सकता है, विशेषित वीटो कहलाता है। उदाहरण में क्या लिख लो, अमेरिका के राष्ट्रपति के पास ये वीटो है। ठीक है, तीसरा वीटो होता है निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो में क्या लिखोगे आप, निलंबन, इस पर बिंदी लगेगी, निलंबन। ठीक है, निलंबनकारी वीटो में क्या होता है, निलंबनकारी वीटो में ऐसे होता है, ऐसा वीटो जिसको साधारण बहुमत से समाप्त किया जा सकता है। मतलब पहले वाले में आप क्या लिखोगे, ऐसा वीटो जिसको समाप्त नहीं किया जा सकता अर्थ में। दूसरे का अर्थ क्या लिखोगे, ऐसा वीटो जिसको विशेष बहुमत से समाप्त किया जा सकता है। तीसरे में क्या लिखोगे, ऐसा वीटो जिसको साधारण बहुमत से समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो और इसका दूसरे वाला पहले का एग्जांपल भारत के राष्ट्रपति के पास भी है, इंग्लैंड के सम्राट के पास है। ठीक है, इंग्लैंड के सम्राट का वीटो, भारत के राष्ट्रपति का वीटो। दूसरे वाले में उदाहरण में क्या लिखो, अमेरिका के राष्ट्रपति के पास ये वीटो है। तीसरे वाले में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, फ्रांस के राष्ट्रपति को लिख सकते हो। ठीक है, फ्रांस के राष्ट्रपति के पास वीटो, बाकी भारत के राष्ट्रपति के पास वीटो तो है ही है। और जे भी वीटो भारत के राष्ट्रपति के पास वीटो है, ये लिख लोगे, यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति के पास भी ये वीटो, पॉकेट वीटो प्राप्त है अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच। ठीक है, अमेरिका कौन कौन से हो गया, विशेषित वीटो और जे भी वीटो, पॉकेट वीटो अमेरिका के राष्ट्रपति के पास भी है और भारत के राष्ट्रपति के पास तो है। लेकिन हम लोग अगर भारत से इतर की बात करें तो ऊपर वाला इंग्लैंड, फिर अमेरिका, फ्रांस और अमेरिका। ठीक है, ऐसे करके ध्यान रखना। फ्रांस के राष्ट्रपति के पास कौन सा वीटो है, निलंबनकारी वीटो। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, तो ये लिखा हुआ है भारत के राष्ट्रपति के पास फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, यानी कि ये फर्स्ट पे कौन सा, निरपेक्ष आत्यंतिक वीटो, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट। और विशेषित वीटो नहीं है भारत के राष्ट्रपति, क्वालिफाइड नहीं है। निलंबनकारी सस्पेंसिव वीटो है भारत के राष्ट्रपति के पास। और फोर्थ नंबर पे जो जेबी वीटो, ये तीसरा जेबी वीटो भारत के राष्ट्रपति के पास है। भारत के राष्ट्रपति के पास मतलब ये वीटो प्राप्त है। अच्छा, बात करें वीटो का स्रोत कहाँ से आया, तो आर्टिकल 111 1111 मतलब 111 है ना, आर्टिकल 111 वीटो का स्रोत है। यानी कि बात करें कि वीटो का स्रोत क्या है, तो आर्टिकल 111 है। आर्टिकल 111 से वीटो निकलता है। लेकिन आपको यहाँ पे एक बात का ध्यान रखनी है, संविधान में वीटो शब्द नहीं लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे स्टार बना के, जैसे इसमें यहाँ स्टार बना के लिख लेना कि संविधान में वीटो शब्द, या आर्टिकल 111 संविधान में है, ऐसा नहीं कि आर्टिकल 111 संविधान में नहीं है, संविधान में वीटो शब्द नहीं है। ठीक है, संविधान में वीटो शब्द नहीं लिखा हुआ है। बाकी संविधान भाषा क्या लिखी हुई है कि यदि मतलब जो संसद, यानी जब संसद से पारित होकर कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है, जब संसद से पारित होकर कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है, तो राष्ट्रपति या तो उसे अनुमति दे सकता है, या उसे रोक सकता है, या पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। ठीक है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। यानी क्या, चलो या तो उसे अनुमति दे सकता है, रोक सकता है, या पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है राष्ट्रपति। मतलब यानी कि ये लिखा, वीटो नहीं लिखा, उसमें वीटो पावर नहीं है। ठीक है, लिखा हो कि वीटो शब्द लिखा गया सब इस बारे, जब संसद का आता हो तो निलंबनकारी वीटो कर सकता है, या निरपेक्ष वीटो कर सकता है, या पॉकेट वीटो कर सकता है, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। हाँ, अच्छा, जे भी वीटो का अगर अर्थ रह गया हो तो इसका अर्थ तो आपने लिख लिया, ऐसा वीटो जिसको समाप्त नहीं किया जा सकता। विशेष वीटो में अर्थ लिख लिया आपने कि ऐसा वीटो जिसको विशेष बहुमत से समाप्त किया जा सकता है। और निलंबनकारी में क्या है, ऐसा वीटो जिसको साधारण बहुमत से समाप्त किया जा सकता है। जे भी वीटो में क्या है, यानी कि जब राष्ट्रपति विधेयक को पारित ना करते हुए, ठीक है, उसमें विलंब करता है। जब विधेयक को जब कोई विधेयक आता है राष्ट्रपति का, तो राष्ट्रपति विधेयक को पारित करने के बजाय उसको विलंब करता है, रोके रखता है और व्यवहार में उसे लागू होने से रोकता है। मतलब जब कोई विधेयक है, यानी कि जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को व्यवहार में लागू होने से रोकता है और उसमें विलंब करता है, तो ऐसा वीटो जेबी वीटो कहलाता है। यानी कि ऐसे तरह पॉकेट में रख लिया। ठीक है, ऐसे बोलते, इसलिए इसका नाम भी पड़ेगा जेबी वीटो, ऐसे पॉकेट में रख लिया। आगे हम इसको समझेंगे थोड़ा डिटेल में, थोड़ा और अच्छा से क्लियर होगा। लेकिन इसके अर्थ में आप ये लिख लेंगे। और उदाहरण में इसका किसका, अमेरिका के राष्ट्रपति के पास ये प्राप्त है, बाकी भारत के राष्ट्रपति के इसको प्राप्त है यही। तो आर्टिकल 111 वीटो का स्रोत है। ठीक है, हम पता है वीटो का स्रोत कहाँ से आया, आर्टिकल 111 से आया। ठीक है, और इससे हमने देख लिया इसकी परिभाषा क्या है, मतलब इस भाषा के लिखिए कि जब संसद से कोई विधेयक पारित होकर राष्ट्रपति के पास आता है, तो राष्ट्रपति या तो उसे अनुमति दे सकता है, ठीक है, या उसे रोक सकता है, या उसे पुनर्विचार के लिए संसद को दोबारा लौटा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने की वाली की बात है कि
आर्टिकल ये 111, आर्टिकल जो 111 क्या कर रहा है, संसद से डील कर रहा है, यानी कि संसद राष्ट्र मतलब राष्ट्रपति और संसद है नहीं, यानी ऐसे ऐसे क्या वर्सेस में लिख लो, वर्सेस में, ठीक है, वर्सेस राष्ट्रपति, यानी कि संसद ने राष्ट्रपति को भेजा। अब राष्ट्रपति के पास ये यस करे उस पर या नो करे, या उसको पुनर्विचार के लौटाए, पुनर्विचार के लौटा के फिर से बात है वो सब चीज़ वाले बारे में। तो और एक आर्टिकल 74 है, ये 1 बने, ठीक है, आर्टिकल 74(1), ठीक है, 74(1) नहीं, सॉरी, ये हाँ 74(1) जो JB वीटो के बारे में, ठीक। तो ये 74(1) क्या करता है, जो हम पीछे पढ़ चुके थे कल, हमने देखा था मंत्रिपरिषद, मतलब राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा, फिर उसमें 44वां संविधान संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन हुआ, ये देखा था, मतलब 42वां पहले होगा, 44वां बाद में होगा। तो 42वां संविधान संशोधन देखा, तो उसमें आगे लाइन जोड़ दी कि राष्ट्रपति परामर्श के अनुसार कार्य करेगा, फिर एक लाइन और जोड़ दी संशोधन करके कि वो अगर पुनर्विचार के लिए लौटाता भी है राष्ट्रपति, तो पुनर्विचार के बाद जब फिर से आता है तो राष्ट्रपति उसके लिए बाध्य होगा मानने के लिए। तो 74 जो 1 है वो यहाँ पर यहाँ संसद की जगह क्या हो जाएगा, मंत्रिपरिषद, ये ध्यान रखना बस, ये आपको मंत्रिपरिषद वर्सेस राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति, ये राष्ट्र का मतलब वो राष्ट्र नहीं, मैंने डॉट लगा के राष्ट्रपति लिख दिया, पहले राष्ट्र। आर्टिकल 111 क्या है, संसद और राष्ट्रपति के बीच में बात हो रही है, यानी राष्ट्रपति संसद राष्ट्रपति को भी देख देगा, उस पर साइन वाइन की बात हो रही है, यस नो करो अलग बात है, या पुनर्विचार के लिए भेजो। आर्टिकल 74(1) में क्या है, मंत्रिपरिषद परामर्श दे रही है जो राष्ट्रपति को, यानी आर्टिकल 74 में मंत्रिपरिषद है, ठीक है, यानी कि मंत्रिपरिषद परामर्श देगा तो यस या नो करो, या फिर पुनर्विचार के लिए भेजो, फिर मंत्रिपरिषद दोबारा भेजेगा तो राष्ट्रपति बात होगा, ये हमने देखा। तो ये दोनों भी कर लेना। और आर्टिकल 11 से दो वीटो निकलते हैं। तो राष्ट्रपति के पास टोटल 3 वीटो हैं, एक निरपेक्ष वीटो, ठीक है, और एक निलंबनकारी वीटो और JB वीटो। तो ऊपर वाले निरपेक्ष वीटो और ये यहाँ निरपेक्ष और निलंबनकारी, ये आर्टिकल 111 से निकलते हैं। तो आर्टिकल 111 से 2 वीटो निकलते हैं, ठीक है, आर्टिकल 111 मैं यहाँ पर लिख दूँ, जैसे 111 आर्टिकल है तो आर्टिकल 111 से 2 वीटो निकलते हैं। एक से कौन सा, निरपेक्ष वीटो, ठीक है, निरपेक्ष निर लिख दिया मैंने, तो निरपेक्ष भी लिख देता हूँ, निरपेक्ष और निलंबनकारी, ये दोनों वीटो यानी कि आर्टिकल 111 से निकलते हैं। और आर्टिकल 74(1) से कौन सा वीटो निकलता है, JB वीटो, ठीक है, आर्टिकल 74(1) से JB वीटो निकलता है। तो यानी राष्ट्रपति को 3 वीटो हो गए, वो आपको समझ में आ गए। JB वीटो कहाँ से निकलता है, 74(1) से। और ये जो आर्टिकल 111 है वो संसद और राष्ट्रपति के बीच की बात है, और ये JB वीटो है ये मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच की बात है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, कंपेरिजन में क्वेश्चन में आया तो। अब एक चीज़ और समझो कि जो निलंबनकार जैसे क्या है, ये कैसे निकलता है, जैसे राष्ट्रपति के पास आया, जब संसद ने कोई विधेयक पारित करा, संसद ने, ठीक है, ध्यान रखना है, तो आर्टिकल 111 समझ रहे हैं। तो संसद ने जब कोई विधेयक पारित करा तो अब वो राष्ट्रपति के पास आया, ठीक है, तो राष्ट्रपति ने अब क्या करा, या तो राष्ट्रपति उसको यस कर सकता है, ठीक है, या तो उसे नो करे, या पुनर्विचार के लिए भेजे, ठीक, या पुनर्विचार के लिए भेजे कि भैया आप इसको पुनर्विचार करो एक बार। तो अब देखो यस कर देगा तो कोई बात नहीं, पारित हो गया वो, ठीक। अब अगर नो कर दिया तो नो कर दिया, इसका मतलब राष्ट्रपति ने मना कर दिया, नो कर दिया, तो यहाँ पे एक वीटो यूज़ हो गया। वो कौन सा वीटो हो गया, अब सोचो नो वाला कौन सा, ये वाला, कि निरपेक्ष का मतलब उन्होंने कह दिया कि इसको, हमने इसके अर्थ में क्या लिखा, ऐसा वीटो जिसको समाप्त नहीं किया जा सकता। अब नो कर दिया तो नो का मतलब नो, ठीक, मतलब यहाँ पर उन्होंने राष्ट्रपति नो कर दिया, अब आपको भी देख फिर से आप दूसरा लेके आए, फिर चर्चा पर चर्चा होगी उस पर। तो यहाँ पर हो गया निरपेक्ष वीटो। जो 2 वीटो हमने देखा कि 11 से निकलते, निरपेक्ष वीटो कब लिखेगा, जब राष्ट्रपति कर देंगे नो, उसमें साइन इन करने से मना कर देंगे कि हमने नो कर दिया, हम साइन नहीं करेंगे, तो ये हो गया निरपेक्ष वीटो, ठीक। पुनर्विचार क्या है, यानी कि जब जैसे पुनर्विचार के लिए भेजा, बाद में वापस आएगा, फिर तो देखेंगे साधारण, फिर बाद में वापस आएगा संसद से, संसद साधारण बहुमत से पार करेगी। अब देखो ना कि ये निलंबनकारी, यानी ऐसा वीटो जिसको साधारण बहुमत से समाप्त किया जाता है, यानी कि जब पुनर्विचार के लिए भेज देंगे, यानी कि राष्ट्रपति यहाँ पर कहेंगे अब विधेयक इनके पास है, तो राष्ट्रपति कहेंगे अब राष्ट्रपति निलंबनकारी वीटो का यूज़ कर रहे हैं, यानी कि अब क्या है, पुनर्विचार के लिए भेज रहे हैं, तो निलंबनकारी वीटो, यानी पुनर्विचार के लिए भेज रहे होंगे तो निलंबनकारी वीटो बोलेंगे इसको, ठीक है। यानी निलंबनकारी वीटो कब निकलेगा, पुनर्विचार के लिए भेजेंगे, यानी कि ये पुनर्विचार के लिए भेज रहे हैं तो निलंबनकारी वीटो। और हमने लिखा था कि निलंबनकारी वीटो क्या होता है, इसके अर्थ में लिखा था कि ऐसा वीटो जिसको साधारण बहुमत से समाप्त किया जा सकता है, यानी कि जब पुनर्विचार के लिए भेजेंगे तो फिर से वो जो विधेयक है वो साधारण बहुमत से पारित होकर फिर से राष्ट्रपति के पास आएगा, अब राष्ट्रपति बाध्य करने के लिए, ठीक है, अब राष्ट्रपति को उस पर साइन करना। अब ये स्नो फिर से नहीं खेलेंगे। तो ये दो वीटो आर्टिकल 111 से निकल गए। अब हम पढ़ें तो ये 2 वीटो समझ में भी आ गए होंगे आपको कि अगर यस करा तो यस हो ही गया, और जब नो करा तो यानी राष्ट्रपति ने अपना निरपेक्ष वीटो यूज़ कर लिया। और निलंबनकारी वीटो का भी यूज़ कब मानेंगे कि निलंबनकारी वीटो यूज़ करा, जब उन्होंने पुनर्विचार के लिए भेज दिया। तो पुनर्विचार के लिए भेज दिया तो इस वीटो को समाप्त किया जा सकता है, कि हमने देखा इस वीटो को समाप्त किया जा सकता है साधारण बहुमत से, इसको समाप्त नहीं किया जा सकता। अगर राष्ट्रपति ने नो बोल दिया तो आपको ऐसा बहुमत पारित करा ले फिर से, तो आपको वो नो का मतलब वहाँ पर नो ही है।
ठीक है। तो इसको निरपेक्ष से समाप्त नहीं किया जा सकता, निलंबनकारी को साधारण बहुमत से समाप्त किया जा सकता है। यानी कि अब पुनर्विचार के लिए भेजेंगे, अब साधारण बहुमत से आपने पारित करा लिया, अब उनका निलंबनकारी वीटो समाप्त हो गया, अब वो नहीं लगा सकते, अब वो बाध्य साइन करने के लिए, ठीक है। अब फिर राष्ट्रपति क्या बाध्य हो जाएंगे अनुमति देने के लिए। अब हम जेबी वीटो समझ लेते हैं, 2 वीटो समझ लिए राष्ट्रपति का, अब जेबी वीटो समझ लेते हैं। आर्टिकल 74(1) से निकलता है, पहली बात तो ये समझ लेना, इसका डिफरेंस 74(1) से निकलते हैं। और अभी तक एक बार ही हुआ है जेबी वीटो का यूज़, ठीक है। वो कब हुआ है हम पढ़ लेते हैं। तो जेबी वीटो का मतलब क्या है कि जैसे ऐसा है कि मतलब राष्ट्रपति विलम्ब कर रहा है, जैसे मंत्रिपरिषद ने कोई परामर्श करी कि राष्ट्रपति को दी कि भाई राष्ट्रपति पर साइन कर दिए, राष्ट्रपति एक तो राष्ट्रपति भाई वो 3 ऑप्शन फिर सही है कि राष्ट्रपति मंत्री पर, अभी यहाँ संसद ने भेजा था तो राष्ट्रपति के पास 3 ऑप्शन थे कि यस, नो या पुनर्विचार। अब मंत्रिपरिषद ने ऐसा कुछ कहा तो मंत्रिपरिषद जब भेजेंगे आर्टिकल 174 की एक तरफ जो लिखा हुआ है, तो राष्ट्रपति या तो यस करें, मंत्रिपरिषद ने भेजा, या तो नो करें या पुनर्विचार के लिए भेजें। यस कर दिया तो वही ठीक लागू हो गया, नो कर दिया तो फिर से दूसरा भेजेंगे, ठीक है। यानी कि वो व्यवहार में लागू नहीं होगा, यानी कि नो कर देंगे तो निरपेक्ष वीटो हो गया तो वो लागू नहीं होगा। और वहाँ पर क्या है पुनर्विचार के लिए भेजेंगे तो फिर से मंत्रिपरिषद भेजेगी तो अनुमति बाध्य होगा। लेकिन एक केस ऐसा हुआ कि एक बार पॉकेट वीटो को यूज़ किया कि ज्ञानी जैल सिंह जी थे, ये राष्ट्रपति थे हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति, तो ज्ञानी जैल सिंह थे, तो डाकघर संशोधन विधेयक आया था 1986 में, ठीक है। तो ये आया था, इसको रोकना था, तो इनके पास जब विधेयक गया, अब राष्ट्रपति के पास पहुँचेगा विधेयक, अब राष्ट्रपति के पास जब तक साइन नहीं होगा राष्ट्रपति तब तक वो लागू नहीं होगा, एक्ट नहीं बनेगा, अधिनियम नहीं बनेगा और लागू भी नहीं होगा। तो कांग्रेस सरकार थी उस टाइम, तो वहाँ पर उन्होंने डॉक्टर क्या करा, यस नहीं करा, यस चाह रहे थे यस कर, तो यस तो करा ही नहीं कि भाई साइन कर, यस का मतलब साइन कर दें फिर कल से लागू हो जाए, अगले दिन जब भी उसकी तिथि लागू होना है। और नो करेंगे तो नो की बात नहीं थी, क्योंकि पारित हुआ है इतने टाइम, मतलब इतने बहुमत से पारित हुआ है, फिर से नो कर देंगे तो फिर से भेजा जाएगा उनके पास, फिर से पारित कर दिया जाएगा। और पुनर्विचार के लिए भेजेंगे तो फिर जो पुनर्विचार के लिए भेजेंगे निलंबनकारी याचिका भेजेंगे तो इसका मतलब फिर से पुनर्विचार करके फिर भेजेंगे। तो पुनर्विचार करके जब भेजेंगे मंत्रिपरिषद वाले लोग, और मंत्रिपरिषद की बात है यहाँ पर, मंत्रिपरिषद को फिर से भेजने में कितनी दिक्कत है, ज़रा तुरंत भेज देंगे, तो पुनर्विचार के लिए भेजा फिर राष्ट्रपति बाध्य हो जाएंगे। तो उन्होंने इनमें तीनों में से कोई ऑप्शन नहीं हुआ, उनके पास आया, उन्होंने कहा कि ठीक है मैं विचार कर रहा हूँ कि इसको मुझे इस करना है, नो करना है या पुनर्विचार करना है, क्या करना है विचार कर रहा हूँ, ठीक है। तब तक टेबल के बाद रख लिया, मतलब उसने पॉकेट में डाल लिया, ऐसे कर रहा हूँ पॉकेट में डाल लिया कि रखा, उसको विचार कर रहा हूँ। तो मंत्रिपरिषद ने कहा फिर थोड़ा ध्यान दिलाया कुछ समय बाद कि आपको जो विधेयक भेजा गया था उस पर आपने विचार कर लिया, अब तो कुछ यस नो वाला पुनर्विचार कर दो, ऐसे कुछ कर दो, क्या करना है, तो कर ही नहीं रहे। बोले अभी हम कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। ऐसे करते 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 3 साल हो गए, 3 साल तक विचार करते रहे। फिर कांग्रेस की सरकार हट गई, फिर वीपी सिंह की सरकार आ गई थी, कांग्रेस सरकार बदल गई 1989 में, फिर वीपी सिंह की सरकार आ गई, तो उसमें फिर वहाँ पे विधेयक मतलब एक तरीके से इस विधेयक को किल कर दिया, मतलब ऐसे बोलते हैं कि ऐसे बार बोला जाता है इसको किल कर दिया, इस विधेयक को ही मार दिया उन्होंने राष्ट्रपति जी ने। ये राष्ट्रपति जी की पावर यहाँ दिखाई दी, राष्ट्रपति की असल पावर। अभी तक जो हम पीछे पड़ गया विधायी शक्ति, प्रशासनिक शक्ति, और फिर आर्टिकल 74 एक बार ध्यान आ जा रहा है, हमने डिस्क्लेमर में लगा दिया आर्टिकल 74, लेकिन ये राष्ट्रपति की शक्ति है, यानी कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद ने कोई विधेयक दिया तो संविधान में ये नहीं लिखा है। आर्टिकल 74 में क्या लिखा है कि राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। फिर दूसरी बात क्या लिखी थी अगली, फिर संविधान संशोधन किया कि राष्ट्रपति परामर्श के अनुसार काम करेगा। तीसरा एक और स्टेटमेंट और जोड़ दिया कि पुनर्विचार के लिए भेजेगा तो फिर से जब उनने फिर से भेजा, पुनर्विचार करके भेजा तो आप बाध्य होगे मानने के लिए। लेकिन ये नहीं लिखा है कि पुनर्विचार ये सब करने में कितना समय तक आप रोक सकते हो, अपने पास कितना टाइम ले सकते हो इन चीज़ों में, इनको चूज़ करने में कि मैं यस करूँ या नो करूँ या पुनर्विचार करूँ, कितना टाइम रोक सकते हो। तो ये संविधान में लिखा ही नहीं था। तो ज्ञानी जैल सिंह ने ऐसे इसका यूज़ किया और एक तरीके से इसको किल कर दिया। मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो भैया ये एक संविधान का थोड़ा दुरुपयोग माना जा रहा है कि आपने संविधान मतलब जो शब्द ऐसे लिखे हैं आपने दुरुपयोग करा राष्ट्रपति ने मतलब अभी तक हम राष्ट्रपति की इतनी शक्ति देखते हैं तो सब शक्तियाँ भी ढीली लगी क्योंकि आर्टिकल 74 एक सबके पीछे काम कर रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर राष्ट्रपति की पावर दिखी, राष्ट्रपति की पावर क्या, वो संविधान को एक तरीके से खेल करा संविधान के साथ कि उसमें शब्द ऐसा नहीं लिखा था तो आपने रोक लिया। तो संविधान ने तो ऐसी कोई शक्ति राष्ट्रपति को दी नहीं। तो एक तरीके से हो सकता है कि मतलब कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति जी ने एक यहाँ पे खेल किया, ऐसा करना नहीं चाहिए संविधान के साथ, या संविधान के साथ खिलवाड़ है, ऐसा करना चाहिए। क्योंकि मतलब आप हेड ऑफ द स्टेट हैं, आप हेड ऑफ द गवर्नमेंट नहीं, आप हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते तो आपको बहुत सारी पावर्स मिलती, ठीक है। वो अभी यहाँ पर और कोई है पीएम है उनके पास हेड ऑफ गवर्नमेंट, तो वो अपनी पावर देख रहे हैं तो वो यहाँ पर कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग नहीं कर रहे। तो इसी मेन चीज़ यहाँ पर है कि एक ऐसा करना नहीं चाहिए राष्ट्रपति को। लेकिन एक पॉकेट बिट हुई है जहाँ पर वो अपना पावर थोड़ा बहुत दिखा सकते हैं मंत्रिपरिषद को। तो अभी तक इसका एक ही बार यूज़ हुआ, उसके बाद अब तक यूज़ कीजिए, पॉकेट बिट को यूज़ किया नहीं है, ठीक है। ये एग्जाम्पल में ध्यान रख लेना कि ज्ञानी जैल सिंह थे, यानी अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन से ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने पॉकेट बिट को यूज़ किया तो वो कौन से, ज्ञानी जैल सिंह, ठीक है। और कौन सा विधेयक था जिसके ऊपर करा, तो डाकघर संशोधन विधेयक था 1986 का, ठीक। बाकी सरकार वगैरह नहीं पूछते किसकी सरकार चल रही थी, कांग्रेस सरकार चल रही थी, वीपी सिंह की सरकार बाद में आई थी, ऐसा कुछ नहीं पूछते। लेकिन ये 2 चीज़ पूछेंगे तो ध्यान रखना। तो अभी तक एक बार हुआ है। और एक चीज़ ध्यान रखें, इसमें न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं होगा, यानी राष्ट्रपति ने पॉकेट में डाल लिया
पॉकेट का मतलब है ना वही ड्रॉर में या टेबल में वहाँ में रख लिया, रखा हुआ ऑफिस में रखा हुआ है, बस पर्चा रखा हुआ भी देख रखा हुआ है। तो न्यायपालिका का इसमें हस्तक्षेप नहीं होगा कि न्यायपालिका हस्तक्षेप कर दे बीच में जाके, भैया आपने इतनी देर तक क्यों रखा हुआ है, आप इसको करें, साइन करें या फिर पुनर्विचार के लिए भेजें, कुछ तो करें। पुनर्विचार के लिए भेज देंगे तो फिर सीधी बात है कि पुनर्विचार के लिए एक बार जैसे ही भेजा तुरंत ही फिर भेज दें तो बाध्य हो जाएगा राष्ट्रपति, तो वो करने नहीं वाले, इसलिए उन्हें भेजा नहीं। और अगर राष्ट्रपति जी को हटाना है यार, समझ लें यार बड़े देर लगा रहे हैं यार, सर साइन नहीं कर रहे हैं, तो क्या करें, राष्ट्रपति को मतलब संविधान का एक तरीके से उल्लंघन कर रहे हैं, एक प्रकार से संविधान में ऐसा लिखा नहीं तो संविधान का उसका फायदा उठा रहे हैं, तो महाभियोग कर सकते हैं राष्ट्रपति के ऊपर, महाभियोग करें, राष्ट्रपति को हटाएं और अगला राष्ट्रपति बनेगा तो राष्ट्रपति अगला साइन कर देगा विधेयक पे, अगर जो पॉकेट वीटो करा हुआ है। लेकिन अपने आप में महाभियोग भी एक कठिन प्रक्रिया, हमने कल देख लिया था कि महाभियोग कैसा करना है, उसमें भी कठिन प्रक्रिया, मतलब कुल सदस्य संख्या अगर 2/3 चाहिए यानी 543 का 2/3, और उसमें भी फिर राज्यसभा में भी आपको बात कर रहा हूँ वहाँ भी 2/3, ठीक है। तो और राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा पहले ही, और 1/4 हस्ताक्षर कराने पड़ेंगे, सब में देखा है। तो महाभियोग अपने आप में जटिल प्रक्रिया, तो राष्ट्रपति को हटाना संभव भी नहीं है। और बाकी क्या है, तो इसलिए जेबी वीटो को क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति की पूर्णता, ये राष्ट्रपति की पूर्णता स्वविवेक की शक्ति है, ना संविधान में लिखा है ना आर्टिकल 74 के द्वारा मंत्रिपरिषद कह रही है, ये पूर्णतः राष्ट्रपति ने अपने स्वविवेक से ही सोचा कि ठीक है मैं पॉकेट में डाल लेता हूँ, ऐसा तो थोड़ा लिखा हुआ कितने दिन बाद साइन करना है या कितने दिन के अंदर साइन करना, कोई सीमा थोड़ी ना दे रखी है। तो ये पूर्णतः स्वविवेक की राष्ट्रपति की शक्ति है जेबी वीटो, ये अमेरिका के राष्ट्रपति को ही प्राप्त है, ठीक है, यानी कि वो भी पॉकेट कर सकते, पॉकेट वीटो कर सकते। तो ये हमने जेबी वीटो समझ लिया, हमने ये भी समझ लिया, और ये 2 वीटो और थे वो भी समझ लिया, निरपेक्ष वीटो और निलंबनकारी वीटो भी समझ लिया। अब हम समझते हैं ये राष्ट्रपति की वीटो शक्ति समाप्त, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, यानी कि पहली शक्ति हमने देखी थी प्रशासनिक शक्ति, फिर हमने विधायी शक्ति देखी दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर हमने वीटो शक्ति देख लिया। अब चौथे नंबर पर देखते हैं क्षमादान की शक्ति, यानी ठीक है, ऐसे बोलते हैं क्लेमेंसी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, क्लीमेंसी, ठीक है, क्लीमेंसी हालांकि एक्चुअली मुझे यहाँ जगह चाहिए थी, क्लीमेंसी पावर्स ऑफ, ठीक है, क्लीमेंसी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति क्या क्या है, यानी कि राष्ट्रपति क्या है, क्षमादान कर सकते हैं, यानी कि जब किसी को दोषी अपराधी को सज़ा मिलती है तो राष्ट्रपति उसको सज़ा को उसके साथ क्या क्या कर सकते हैं वो अभी देखने वाले हैं, यानी क्षमादान की शक्तियाँ राष्ट्रपति को मिली हुई है। अब वही हम शक्ति पढ़ना, डिस्क्लेमर हमारा ध्यान रखना, आर्टिकल 74, ठीक है। अब देखो इसको समझ लेते हैं क्या है, आर्टिकल 72 में लिखा हुआ, ये आर्टिकल 72 बहुत मुझे ध्यान रखना, ये इसको विवादित माने जाते हैं, यानी कि ऐसा बहुत विद्वान लोग भी हैं, जो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, वो सब लोग इसको आर्टिकल 72 को थोड़ा सा गलत बताते हैं कि ये आर्टिकल 72 नहीं होना चाहिए, कि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति नहीं होनी चाहिए। फिर अब इसका आलोचना भी देखेंगे, आलोचना और महत्व भी देखेंगे, यानी कि आलोचना यहाँ देखेंगे, महत्व भी देखेंगे क्या क्या है, उसके हिसाब से चलेंगे हम, दोनों पक्ष देखेंगे हम लोग। तो आर्टिकल 72 में क्या है, तो आर्टिकल 72 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को 5 प्रकार की क्षमादान की शक्ति होगी, 5 प्रकार की क्षमादान की शक्ति हो, वो क्या क्या है पहले पढ़ लेते हैं फिर लिख लेंगे इनका, मतलब आप लोग क्या करना कि लाइन लिखिए, इसके बाद में इसका अर्थ में बता दूंगा, ये मतलब जो अर्थ ये लिखा है ये पूरा थोड़ा डिटेल में बता दूंगा क्या है। क्षमा, लघुकरण, परिहार, बोल रहा हूँ ना इसलिए लिख, और कोई बड़ा छोटा नहीं दिख रहा है तो क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम, प्रविलंबन, ये 5 प्रकार के राष्ट्रपति पर क्षमादान की शक्ति है। ये हिंदी में मैंने बोला, इंग्लिश में बोल रहा हूँ, क्षमा पार्डन, लघुकरण कम्यूटेशन, परिहार रेमिशन, विराम रेस्पाइट, प्रविलंबन रिप्रीव, ठीक है। अभी हैं क्या क्या, यानी समझो, यानी कि राष्ट्रपति कोई दोषी होगा, कोई जेल में है, कुछ को सज़ा मिली हुई है, वो अपनी दया याचिका, ठीक है, मर्सी पिटीशन भेज सकता है, राष्ट्रपति के पास भेजेगा, तो राष्ट्रपति उनमें से ये कुछ कर सकता है, उस व्यक्ति के साथ ऐसा कर सकता है। वो हम देखते क्या है, जैसे किसी ने भेजी मर्सी पिटीशन और क्षमा याचना मांगा है, तो क्षमा याचना में राष्ट्रपति उसको क्षमा कर सकते हैं कि तुम्हें दोष मुक्त, यानी इसमें क्या होगा, राष्ट्रपति किसी अपराधी को दोष मुक्त या फिर सजा मुक्त कर सकता है, यानी ठीक है तुम्हें आज से सजा, मतलब राष्ट्रपति को उसको अपराधी को जो सज़ा मिली हुई है, चाहे 5 साल की सजा मिली, चाहे मृत्युदंड मिला हुआ, चाहे कि मतलब ये किसी भी प्रकार के अपराध पे, चाहे आपको आजीवन कारावास मिला हुआ है, तो राष्ट्रपति से उसको क्षमा कर देंगे, राष्ट्रपति उस पर साइन कर देंगे, उसकी दया याचिका जो जाएगी राष्ट्रपति पर, तो राष्ट्रपति उस पर साइन कर देंगे और उसको दोष मुक्त कर दिया जाएगा और सज़ा मुक्त भी कर दिया जाएगा उसको वहाँ पर, ठीक है, यानी कि उसको सज़ा से रिलीज़ कर दिया, वो रिलीज़ तुरंत, मतलब उसको हट जाएगा, केस में सब कुछ जाएगा, कुछ ऐसा नहीं है कि आप उसको कुछ भी चलेगा, केस चलेगा, बाद में फ्री कर दिया कुछ नहीं, उसको बिल्कुल हटा दिया जाएगा, बिल्कुल जैसे सामान्य नागरिक था पहले जैसा था, सज़ा पाने से पहले वैसे होगा। तो ये राष्ट्रपति पास कमाइए, अमूमन कम लोगों को राष्ट्रपति देते हैं, यानी किसी की पूरी सज़ा कैसे, किसी को आजीवन कारावास मिला हुआ है, किसी को 10 साल 15 साल की सज़ा मिली हो, तो राष्ट्रपति एक संग उसको 15 साल की सज़ा एक बार गायब कर देंगे, ऐसे क्या, यानी जो न्यायालय ने टाइम पर निर्णय दिया वो सब क्या बेकार हो जाएगा एक बार कर, तो वही सब आलोचना में ये बात करते हैं। तो क्षमा में क्या है, राष्ट्रपति के पास ये पावर है, समझना है, राष्ट्रपति ने क्षमा कर दी तो कर दिया जाता है, ऐसे कोई उस पर बहस ज़्यादा मुद्दे होगी नहीं। वो भी हम देखेंगे कि मतलब जो केयर सिंह केस है, केयर सिंह केस में उन्होंने कहा कि मनमाना वगैरह नहीं होना चाहिए डिसीजन वगैरह, तो वो हम सब देखेंगे क्या क्या है। लेकिन अभी क्या समझना है कि राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति है, राष्ट्रपति पास दोष मुक्त या सजा मुक्त कर सकते हैं।
अब लघुकरण समझते हैं। लघुकरण क्या, कम्पिटिशन क्या है, यानी कि यहाँ पे दंड का प्रकार बदल देते हैं, यानी इसमें क्या लिखोगे, दंड का प्रकार बदलकर हल्के प्रकार का दंड, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। यानी कि राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, इसके अर्थ में क्या लिखो, राष्ट्रपति दंड का प्रकार बदलकर हल्के प्रकार का दंड दे सकते हैं। यहाँ पे ऐसे लिखोगे, इसका मैंने शॉर्ट में लिख रखा है, आपको पूरा में क्या लिखना है, राष्ट्रपति दंड का प्रकार बदलकर हल्के प्रकार का दंड दे सकते हैं। अब दंड का प्रकार का मतलब क्या है, जैसे मृत्युदंड मिला हुआ है कि मृत्युदंड किसी को मिला, किसी को फांसी की सज़ा हो गई है, तो वो अपनी दया याचिका राष्ट्रपति के पास भेजेगा, तो राष्ट्रपति उसका लघुकरण कर सकते हैं। लघुकरण का मतलब क्या है, यही कि दंड का प्रकार बदल दिया, यानी कि मृत्युदंड से उसको अब कर दिया आजीवन कारावास, यानी लाइफ टाइम प्रिजनमेंट दे दिया कि अब तुम लाइफ टाइम रहो। तो यानी कि प्रकार बदल दिया, और हल्के प्रकार का, यानी जो इतना टफ था, मृत्युदंड सबसे टफ है, उसके बाद में हल्का कर दिया, उसको आजीवन कारावास दे दिया, ठीक है। तो या फिर आजीवन कारावास है, उसको और चेंज कर दिया कि भैया तुम्हें 5 साल 10 साल की सज़ा दी है, 5 साल की सज़ा है तो 5 साल की सज़ा हटा के आपको जुर्माना बता दिया कि भैया लो 5 करोड़ का 10 करोड़ का आपको जुर्माना लगा दिया, जो भी जुर्माना दे दिया। तो ऐसे होगा, दंड का प्रकार बदल देंगे। आपके पास दंड अभी कारावास का था तो आपको दंड जुर्माना कर दिया, आपको मृत्युदंड था तो आपको आजीवन कारावास कर दिया, यानी प्रकार बदल दिया। तो वो लघुकरण के द्वारा राष्ट्रपति अपनी ये लघुकरण की क्षमादान की शक्ति यूज़ करके, मतलब हिंदी में देखोगे तो क्षमादान यहाँ लिखा है और क्षमा यहाँ लिखा है, तो समझ आ गया यही क्षमादान है। मतलब ये क्षमादान का मतलब ये 5 क्षमादान है एक तरीके से, ठीक है। उसमें एक का नाम ये इसलिए इंग्लिश समझ आएगा, यानी एक क्षमादान क्या पार्डन, एक क्षमादान क्या कम्यूटेशन, एक क्षमादान क्या रेमिशन, रेस्पाइट और रिप्रीव, ऐसे क्षमादान है। तो उन्होंने क्षमादान कौन सा यूज़ करा, लघुकरण, अगर उसका प्रकार बदलना है दंड का। अगर उसको दोष मुक्त सजा मत करना तो क्षमादान कौन सा यूज़ करा, पार्डन, यानी कि क्षमा यूज़ करा, ठीक है। और ये क्या है, अगर राष्ट्रपति परिहार का यूज़ करेंगे वहाँ पे कि परिहार कर रहे हैं, उसको क्षमा करा उसकी दया याचिका पे, तो यानी कि मात्रा कम कर रहे हैं उसकी सजा की, यानी प्रकार वही रहा। यानी कि अगर मान लो कारावास है, जेल है, 10 साल की जेल है, तो जेल है और जेल 10 साल की 5 साल की कर दी, 3 साल की कर दी, तो जेल तो अब भी रही, यानी कि बस मात्रा कम कर दी जेल। इसमें प्रकार बदल रहे हैं कि मृत्युदंड से आजीवन कारावास लिया है, कारावास से आपको जुर्माना में लिया है कि आपको जुर्माना भर देंगे, चलो आपको जुर्माना कर दें, प्रकार बदल दिया कि आपके दंड पे जुर्माना लगा दिया, आपको कारावास छोड़ दिया, आपको जुर्माना लगा दिया, ठीक है। तो इसमें प्रकार बदल रहे हैं, इसमें क्या है, मात्रा कम कर रहे हैं, यानी सज़ा वही रहेगी, प्रकार वही रहेगा। जो कारावास है उसकी मात्रा कम कर दी थोड़ी, यानी अगर जुर्माना लगा, आपको 500 करोड़ का जुर्माना लगा दिया, मान लो अमूमन इतना नहीं लगाती, लेकिन मान लो 500 करोड़ का जुर्माना लगा दिया, तो कम कर दिया, 5 करोड़ का कर दिया, तब भी बहुत हो गया, बहुत कम हो गया, लेकिन कर सकते हैं, मात्रा कम कर दिया, जो भी मर्जी। ये राष्ट्रपति पास हमारे ये में कुछ लिखा नहीं कारण वाला कि इतना ही करना, आपको 500 करोड़ का जुर्माना हो तो आप 500 से 100 तक ही आ सकते हो, ऐसा कुछ। और राष्ट्रपति के सब एक वहाँ पे कितना क्या करना है। और यहाँ पे आर्टिकल 74 एक डिस्क्लेमर ध्यान रखना, तो मात्रा कम। ये तीसरा वाला क्या है, राष्ट्रपति अगर इस समाधान की यूज़ करेंगे तो मात्रा कम कर देंगे। किसकी मात्रा कम, वो दंड की मात्रा कम कर सकते हैं, ठीक है। मात्रा कम मतलब और कुछ नहीं, यहाँ पर दंड आप लिखेंगे कि राष्ट्रपति यहाँ दंड की मात्रा कम कर सकते हैं। जैसे इसमें क्या लिखेंगे कि जैसे 10 साल की सज़ा को 5 साल की सज़ा कर दी, प्रकार वही रहा, याद रखना कि इन दोनों में क्या है, इसमें प्रकार बदल देंगे, जैसे प्रकार वही रहेगा। चौथा अगर क्षमादान की शक्ति क्या है, विराम, ठीक है, रिस्पाइट। इसका मतलब क्या है, मानवीय तथ्य पर क्षमादान, यानी मानवीय तथ्य के आधार पर कोई जो क्षमादान दे रहा है, ये जो क्षमादान है विराम में, यानी कि विराम में आप क्षमा दे सकते हो, विराम का पावर यूज़ करके आप लघुकरण कर सकते हो, विराम का यूज़ करके आप परिहार कर सकते हो। ये क्या मैं समझाता हूँ, ये क्या चीज़ है, जैसे मानवीय तथ्य के आधार पर, मानवीय तथ्य का मतलब क्या है, जैसे कोई बहुत बूढ़ा है, वृद्धावस्था में है, ठीक है, अब वो सज़ा काट ही नहीं सकता, आपको पता है कोर्ट में कितने लंबे लंबे टाइम तक तो केस चलते रहते हैं। कोई व्यक्ति है बहुत बुढ़ापे के टाइम पे जाने वाला, उसका केस चल रहा है, केस चलते चलते वो इतना बूढ़ा हो गया, अब उसको सज़ा मिल गई, मान लो 90 साल की या आजीवन कारावास मिला, अब वो क्या जिएगा, ठीक है। तो ये वाली बात है, उसको कोई इतनी कठोर सज़ा दे दी कि वो अपने उम्र के हिसाब से नहीं जी पा रहा, तो उसको मर्सी पिटीशन भेजेगा फिर राष्ट्रपति के पास, ये हर दोषी के पास भेजने की मतलब उसका अधिकार होता है, वो भेज सकता है राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति उसकी मानवीय तथ्य के आधार, मानवीय अवस्था देखेंगे, यार ये बहुत वृद्ध अवस्था में है, तो लाओ वृद्ध अवस्था में इसको क्षमा कर सकते हैं, ठीक है। यानी इस तथ्य का यूज़ करके राष्ट्रपति जी बताएंगे वहाँ पे, कारण तो देना राष्ट्रपति बात देने की, राष्ट्रपति अपना कारण दे कि तुमने किस वजह से ऐसा किया, लेकिन मान लो राष्ट्रपति मन में चल रहा है कि लाओ ये मानवीय तथ्य के आधार पर कि वो बहुत बूढ़ा है, या कोई महिला गर्भावस्था में, महिला को गर्भावस्था में, तो उसकी भी एक मानवीय तथ्य, यानी कि मानवीय गरिमा को ध्यान में रखते हुए, तो मानवीय गरिमा को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति कहेंगे अच्छा ये दोषी है, इसको ऐसा सजा मिली है, लाओ इसको हम क्षमा कर देते हैं, तो क्षमा कर दिया, यानी दोष मुक्ति कर दिया पूरा उसे, बुढ़ापे में जितनी ज़िंदगी बची लाओ अपनी बाहर जी लो, अब क्यों जेल में जियोगे, तो वो सजा मुक्त कर दिया। या फिर आपको लगता है कि नहीं उनको मृत्युदंड मिला हुआ है, फांसी मिली, बुढ़ापे में फांसी नहीं मिलनी चाहिए, हटाओ कोई बात नहीं, तो उसको आजीवन कारावास कर दिया कि जितने अब दिन बचे तुम फांसी तो मत खाओ, लेकिन जितने दिन बचे जेल में काटो, ठीक, प्रकार बदल दिया। या फिर विराम का यूज़ करके परिहार कर दिया, यानी कि मात्रा कम कर दी उसकी सज़ा की, ठीक है। यानी कि विराम का यूज़ करके क्षमा कर सकते हैं, अकेले क्षमा यूज़ करें तो अलग है, तो वो उसमें तो बताना तो पता है कि क्षमा का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मानवीय कोई तथ्य का यूज़ करके आप क्षमा कर सकते हो, लघुकरण कर सकते हो, परिहार कर सकते हो। ये अकेले भी कर सकते हो तीनों,
और विराम का यूज़ करके, विराम बताते यूज़ करोगे तो आपको बताना पड़ेगा कोई मानवीय तथ्य। और राष्ट्रपति की मतलब बात कर रहे हैं, मतलब ऐसा राष्ट्रपति बाध्य नहीं है कारण बताने के लिए, मैं फिर बोल रहा हूँ कि मानवीय तथ्य में राष्ट्रपति यूज़ करेंगे। एक वृद्धावस्था है, गर्भावस्था है, ऐसे कोई बात करेंगे तो मानवीय तथ्य का यूज़ करके विराम में विराम में आप क्षमा दे सकते हो, लघुकरण दे सकते हो, परिहार, 3 प्रकार के समाधान दे सकते हो। बाकी अलग अलग एक समाधान तो करे जा सकते हैं, ठीक है। समझना चौथा वाला क्या है, चौथा वाला का मतलब है ये 3 यूज़ कर सकते हैं चौथे में। प्रविलंबन क्या है, अच्छा ये ध्यान रखना है कि जो मात्रा कम वाली बात है ना, ये तीसरा वाला जो है ये मृत्युदंड में नहीं लगेगा। मतलब मात्रा दंड जैसे इसमें प्रकार बदल दिया, हल्के प्रकार का सेकंड वाला है ना लघुकरण, तो लघुकरण में क्या है, प्रकार बदल दिया। प्रकार का मतलब है कि मृत्यु दंड से आपने क्या कर दिया, आजीवन कारावास कर दिया। और जो तीसरा वाला दंड की मात्रा कम करना, दंड की मात्रा कम करना का मतलब क्या है कि आपको प्रकार वही रहेगा, तो इसमें मृत्यु दंड में लागू नहीं होगा। ये मृत्यु दंड है उसमें लागू नहीं है। अगर किसी को मृत्यु दंड मिला हुआ है और उस पर ये परिहार वाला राष्ट्रपति यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसके मृत्यु दंड की क्या, मृत्यु दंड जो है उसको कम कैसे कर सकते हो, यानी प्रकार वही रहे, मृत्यु दंड ही रहे, उसकी मात्रा थोड़ा कम कर सकते। यानी ऐसे थोड़ी ना कि इसको 10 मिनट तक लटका देना खाली फांसी पे, ऐसा थोड़ा ना उसकी मात्रा कम कर दिया, 1 घंटे तक लटकाने के बजाय आप आधे घंटे तक लटका देना। मतलब राष्ट्रपति जब वो जज निर्णय सुनाते फांसी तो कहते हैं हैंग, ऐसे पेन तोड़ देते, कहीं फिल्मों में देखा होगा कि हैंग टिल डेथ, यानी इसकी डेथ तक इसको लटकाया रखना। और राष्ट्रपति उसकी मात्रा कम कर दें इसकी जगह मृत्युदंड की, भाई डेथ तक ना थोड़ा 10 मिनट पहले छोड़ देना, ऐसा कुछ ऐसा नहीं। इसलिए मृत्युदंड पे लागू नहीं होता मात्रा कम वाला, क्योंकि व्यवहारिक तौर पर लागू नहीं होगा कि मृत्युदंड की मात्रा कैसे कम कर सकते हैं, थोड़ी मृत्यु देने से, ज़्यादा नहीं देना, ठीक है। तो यानी कि ये मृत्युदंड पर लागू नहीं होगा परिहार वाली क्षमादान की शक्ति, ठीक है। इसमें तो हो जाएगा क्योंकि मृत्युदंड से उसका प्रकार बदल दिया, आजीवन कारावास में कर दिया, या 10 साल का 15 साल का कारावास कर दिया, ऐसा कर दिया, प्रकार बदल दिया। इसमें प्रकार वही रखना है, बस मात्रा कम करनी है, तो उसमें प्रकार रखो मृत्युदंड और मात्रा कम कर दो, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसलिए कारावास वाली बात है या फिर जुर्माना वाली बात है तो उसकी मात्रा कम कर दो, जुर्माना ज़्यादा है तो उसका कम कर दिया जुर्माना, कारावास ज़्यादा साल का है तो कम का साल का कर दिया, तो ऐसे का मात्रा कम कर सकते हैं इस वाले में। और विराम वाले में फिर ये क्षमा लघुकरण परिहार, फिर से जब परिहार करेंगे विराम का यूज़ करके परिहार करेंगे, यानी किसी व्यक्ति को मृत्युदंड है, ठीक है, तो वो परिहार उसका नहीं कर सकते मानवीय तथ्य के आधार पर, ऐसे नहीं कर सकते, तो वो इसका यूज़ करेंगे। फिर मृत्युदंड दिया है तो उसको इसी का यूज़ कर देंगे, सॉरी लघुकरण का यूज़ करेंगे, उसको चेंज कर देंगे उसके प्रकार का दंड, ठीक है। यानी विराम का यूज़ करके आप मृत्युदंड में परिहार नहीं कर सकते, ठीक है, ध्यान रखना। यानी कि परिहार में मृत्युदंड का नाम नहीं आएगा, बाकी और सब जो सज़ा मिली है उसके हिसाब से उसकी मात्रा कम कर दिया जा सकती है, ध्यान रखना। प्रविलंबन क्या है, मृत्युदंड को रोकना, यानी कि उसको लागू होने से रोक देना। मतलब क्या, जैसे किसी को मृत्युदंड मिला, अब उसको फांसी होने वाली है, तो उसने दया याचिका मतलब भेज दी राष्ट्रपति के पास, तो दया याचिका राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिए, ठीक है। तो अब क्या, जैसे स्वीकार कर ली तो तुरंत ही प्रविलंबन, ठीक है, प्रविलंबन लग जाएगा। यानी कि क्या है कि अब राष्ट्रपति का क्या है, जो प्रविलंबन लग जाएगा इसके, यानी राष्ट्रपति का क्या, 1 मिनट रुक जाना, होल्ड करना, हाँ चलो। तो प्रविलंबन क्या, यानी जैसे ही जो सजा राष्ट्रपति के पास वहाँ पर वाला जो दया याचिका जाएगी तो राष्ट्रपति तुरंत ही उसके मृत्युदंड को रोक देंगे, यानी कि मृत्युदंड तुरंत रुक जाएगा, उसका मृत्युदंड अभी अब जो मृत्युदंड देना है उसको रुक जाए भाई, जब तक राष्ट्रपति अपने क्या स्वीकृति करनी है, राष्ट्रपति मतलब रोक रहे हैं, राष्ट्रपति उसको लघुकरण कर रहे हैं, राष्ट्रपति उसको क्षमा कर रहे हैं, राष्ट्रपति परिहार तो मृत्युदंड में नहीं करेंगे, ठीक है। ये विराम का यूज़ करके इन दोनों का यूज़ कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, लेकिन प्रविलंबन लग जाएगा वहाँ पर, ये बात ध्यान रखना। यानी प्रविलंबन क्या है कि जैसे ही याचिका पहुंची राष्ट्रपति के पास तो मृत्युदंड को रोक दिया जाएगा, यानी राष्ट्रपति क्या कहना चाह रहे हैं इनकी याचिका पे, तो उस टाइम तक मृत्युदंड रोक दिया जाएगा, ठीक है। यानी मृत्युदंड को रोकने के लिए ये यूज़ करा जाएगा कि भाई मृत्युदंड किसी को तो उसको रोक दो, अभी पहले मैं सोच विचार कर लूँ उसको क्या करना है, क्षमा देनी है क्या करना है, लघुकरण करना है क्या करना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये 5 प्रकार की समाधान की शक्तियाँ हैं राष्ट्रपति के पास। तो ये हम देख ली, और ये मतलब ये क्या है, राष्ट्रपति की स्वविवेक की शक्ति नहीं है, ठीक है, ये सलाह पर, वही डिस्क्लेमर ध्यान रखना बार बार। जो ये है जेबी वीटो, ये स्वविवेक की शक्ति है पूरी, लेकिन ये क्या स्वविवेक नहीं है, ये सलाह पर ही ऐसा करेंगे। क्षमा, राष्ट्रपति किसी को क्षमा कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं, मंत्रिपरिषद की सलाह पर, लघुकरण कर रहे हैं किसी का, ठीक है। अमूमन क्या करते हैं, लघुकरण करते हैं, क्षमा नहीं करते। तो बच्चा वो क्षमा करेंगे तो कोई पैसे वैसे वाला व्यक्ति जिसकी वो ठीक जान पहचान होगी तो इंसान क्या कहेगा, वही करेगा कि अच्छा मतलब आप पैसे वैसे वाले को क्षमा कर रहे हैं, क्षमा का मतलब पूरे दोस्त से उसको मुक्ति कर दिया, सजा मुक्त कर दिया। लघुकरण में क्या, थोड़ा हल्का प्रकार का दंड कर देते हैं कि ठीक है इतना महंगा जुर्माना, आप पे थोड़ा कम जुर्माना कर देते हैं, या फिर आपकी सज़ा थोड़ी कम कर देते हैं, ठीक है। और ये बस ये विवादित कब बन जाता है, जब यहाँ पे लिखा है राष्ट्रपति की स्वविवेक की शक्ति नहीं, ये सलाहकार है, यानी कि जो रूलिंग पार्टी है, जिसकी पार्टी चल रही है, जो सरकार चल रही है,
जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं, मतलब ठीक है, जैसे मोदी जी सरकार चली तो मोदी जी क्या अमित शाह को, कभी ऐसे अमित शाह वाला एग्जाम्पल है, राजनाथ सिंह है या विदेश मंत्रालय कोई है या कोई भी खास जो मोदी जी के मिनिस्टर हैं, तो उन मोदी जी के मिनिस्टर उनको क्या ऐसा होने देंगे, उनको किसी भी, हालांकि ऐसा सजा में तो पाए नहीं, लेकिन सजा में मान लिया पाएगा किसी सजा में, और उनको कोई ऐसी सजा मिल जाती है, राष्ट्रपति मतलब मान लिया मृत्युदंड ही मिल जाता है, ऐसा कह दिया कि मृत्युदंड है उनको, तो खास मिनिस्टर हैं वो, तो राष्ट्रपति जी फटाफट मतलब वो मर्सी पिटीशन भेजेंगे, तो मर्सी पिटीशन भेजा, राष्ट्रपति ने तुरंत क्षमा लगा दिया, लघुकरण कर दिया, कुछ भी कर देंगे, ठीक है, और क्षमा कर देंगे सीधे। अब क्योंकि हमने देखा है कि राष्ट्रपति को यहाँ पर जो स्वयं की शक्ति, यहाँ पर देखो लिखा है कि कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है राष्ट्रपति, कि आपने क्षमा करा है वो किस कारण पे करा है, लघुकरण करा है किस कारण पे करा है, राष्ट्रपति कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है, तो राष्ट्रपति फिर क्या करेंगे भाई, अपने पार्टी का है तो उसको तो कर लेंगे, तो ऐसा तो होता ही है। अब जो विपक्ष की पार्टी होती है वो कई बार भेजती ही नहीं है कि हम मर्सी पिटीशन भेजेंगे, हमें पता है कि वहाँ पे साइन होकर नहीं आएंगे, क्योंकि राष्ट्रपति क्या है, रूलिंग पार्टी के राष्ट्रपति हैं, ये आप सबको पता पॉलिटिक्स कैसे चलती है, ठीक है, तो यहाँ विवादित इसलिए बन जाता है। तो अब इसकी जो आलोचना वगैरह होती है पहले इसको समझ लेते हैं, इसी को थोड़ा सा इसके पास महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि स्वविवेक की शक्ति नहीं है, ये सलाह पर राष्ट्रपति जी काम करेंगे, ठीक है। दया याचिका पर विचार हेतु सीमा नहीं, यानी कि इसका मतलब क्या है, यानी कि जो दया याचिका है अगर आपने भेजी दया याचिका राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति उस पर विचार कर रहे हैं कि ठीक है इसमें क्या करूँ क्या नहीं करूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, तो इसमें कोई समय सीमा नहीं कि भैया 30 दिन के अंदर आपको फटाफट रिप्लाई देना कि क्या कर रहे हो आप, कौन सा इसमें यूज़ कर रहे हो, पावर्स का ऐसे कर रहे हो, ठीक है, ऐसा करके कुछ नहीं है। तो दया याचिका पर विचार हेतु कोई सीमा नहीं लिखी हुई है, कितना नहीं लिखी तो अलग बात है। न्यायालय से अलग निर्णय, यानी कि क्या है, राष्ट्रपति अपना न्यायालय से निर्णय ले, जैसे न्यायालय ने किसी को मृत्युदंड दिया तो राष्ट्रपति जी क्या कर सकते हैं, उस निर्णय को मतलब न्यायालय के निर्णय से अलग निर्णय अपना ले सकते हैं, ये राष्ट्रपति के पास पावर है, ठीक है, न्यायालय से अलग निर्णय ले सकते हैं। न्यायालय ने मृत्युदंड दिया तो राष्ट्रपति उसको बदलेंगे, न्यायालय का जो निर्णय उससे दूसरा निर्णय दे सकते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं कि ठीक है वो मतलब राष्ट्रपति को मतलब न्यायालय का निर्णय ठीक है, मृत्युदंड आपको मिलना ही चाहिए, तो उसको उसकी जो मर्सी पिटीशन है उसको खारिज कर देंगे, उसको खारिज कर दिया तो आपको मृत्युदंड मिल जाएगा और उससे अलग निर्णय ले सकते हैं, ठीक है। ये राष्ट्रपति के बारे में कि स्वविवेक की शक्ति नहीं है, ये सलाह पर काम करेंगे राष्ट्रपति जी, ये इसका जो समाधान शक्ति यूज़ कर रहे हैं। और दया याचिका पर विचार हेतु कोई सीमा नहीं है, राष्ट्रपति कितने टाइम भी लगा सकते हैं, जो हम देखेंगे जैसे राष्ट्रपति कितने टाइम लगा सकते हैं, जैसे आपको ध्यान होगा जैसे जो राजीव गांधी के हत्यारे थे उन्होंने मर्सी पिटीशन लगाया था ना, तो राजीव गांधी की हत्या थे, मतलब आपको पता है राजीव गांधी की हत्या कर दी गई RDS लगा के तमिलनाडु में, तमिलनाडु में चुनाव का प्रचार करने गए थे, तो एक महिला थी उनके पैर छूने आई थी, उनके RDS लगा तो RDS ब्लास्ट हुआ, तो राष्ट्रपति जी की वहाँ पर ही और राजीव गांधी जी की वहाँ पर ही हत्या हो गई थी। तो हालांकि अब तमिलनाडु में उनको सपोर्ट किया, तो जो हत्यारे वहाँ पकड़े गए, नीलम नाम सुना हो आपने, ठीक है, रॉबर्ट हैं, ठीक है, और श्रीलंका के भी जो लोग थे, तो वो लोग थे, तो अब उनको रिहा करा गया था अभी 2022 के, ठीक है, आस पास 2022 के मंथों में, तो लेकिन क्या है उन्होंने जो राजीव गांधी के हत्यारे थे उन्होंने मर्सी पिटीशन डाला था, तो उस पर कोई राष्ट्रपति उस टाइम लागू नहीं कह रहा था कि थोड़ा रोके पड़े, विचार करने में कोई सीमा नहीं है, तो ऐसे रोके पड़े, बस कोई डिसीजन नहीं लिए पड़े कि खारिज कर देते उनके मृत्युदंड को तो मृत्युदंड मिल जाता, बस रोके रहे हैं उसको। अब जैसे रोक दिया मृत्युदंड उनको मिल गया है, ठीक है, मृत्युदंड मिल गया जिसको जो आजीवन कारावास में मृत्युदंड मिल गया, तो प्रबलंबन तो लग गया, जब राष्ट्रपति के पास है विचार के लिए पड़ा हुआ तो मृत्युदंड तो रोक दिया, मृत्युदंड नहीं मिलेगा अभी, ठीक है, तो वो विचार कर बहुत समय लगा दिया ऐसे करके, तो फिर वही तमिल सेंटीमेंट पॉलिटिक्स वाली बात है कि तमिल का सेंटीमेंट हाई मतलब हो जाएगा, तो वहाँ पे पॉलिटिक्स चल रही थी, तो मतलब मेरे कहने का मतलब है यहाँ पे एग्जांपल में ध्यान रखना कि जिस समय सीमा नहीं है, तो राष्ट्रपति जो राजीव गांधी के हत्यारे थे उन्हें मर्सी पिटीशन जब उन्होंने डाली थी तो उस टाइम उसको बहुत विचार, ऐसी जो अफजल गुरु के हत्यारे, ठीक है, आपको पता अफजल गुरु के हत्यारे माफ़ करें, अफजल गुरु के बारे में, अफजल गुरु मतलब जो 2001 के ऊपर 2001 में पार्लियामेंट के ऊपर जो अटैक हुआ था उसका मास्टरमाइंड माना जा रहा था, तो अफजल गुरु को फिर जब हमने पकड़ लिया था तो उसमें क्या उसकी फांसी की सजा दी गई थी, तो उसकी तरफ से उसके वकील ने मर्सी पिटीशन डाली थी, तो उसके मर्सी पिटीशन को भी बहुत टाइम से रोका जा रहा था कि विलम्ब करा जा रहा था, तो कोई समय सीमा नहीं है, तो उसमें अभी हम केस समझेंगे आगे क्या शत्रु सिंह चौहान केस क्या, केयर सिंह केस क्या वो समझेंगे, तो ये कोई सीमा नहीं, तो इसमें दो एग्जाम्पल वो समझते हैं, राजीव गांधी हत्यारे वाला और अफजल गुरु वाला, ठीक है। कारण बताने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है कि आपने किस कारण पे ये यूज़ किया, इनमें जब किसी ने मर्सी पिटीशन करी आपको दया याचिका डाली, मौखिक सुनवाई नहीं होगी, यानी कि जो अपराधी होगा तो अपराधी खुद जाकर राष्ट्रपति के पास नहीं बता सकता कि ऐसी बात है सर आप मुझे दे दीजिए, या मतलब मैं ऐसा मानवीय तत्व पे ऐसा हूँ वैसा हूँ तो आप मुझे परिहार कर दीजिए या आप लघुकरण कर दीजिए, ऐसा कुछ वो मौखिक सुनवाई राष्ट्रपति के सामने नहीं होगी, राष्ट्रपति अपने विवेक से वहाँ पे करेंगे, विवेक से मतलब वही सलाह पर बात करेंगे।
क्षमादान बार बार नहीं मांगा जा सकता, ये भी ध्यान रखना कि क्षमादान की आपने यूज़ कर ली, बार बार पटिशन बार बार नहीं मांग सकते। एक बार उन्होंने खारिज कर दी तो खारिज कर दी, यानी कि फिर से भेजो, और एक बार राष्ट्रपति फिर से भेजो, फिर से भेजो, फिर से भेजो, ऐसा नहीं, बार बार नहीं मांग सकते। राष्ट्रपति जी के पास क्षमा याचिका, दया याचिका पहुँची, राष्ट्रपति ने उस पर स्वीकृति कर दी, खारिज कर दिया उसको, तो फिर आपको मृत्युदंड मिलेगा। ये नहीं कि एक बार फिर से भेज के देख लो, क्या पता मान जाए, ठीक है, ऐसी वाली बात नहीं चलेगी। तो ये ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा मुद्दे ध्यान रखना है किसके बारे में, जो क्षमादान की शक्ति है। बाकी न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता, ये साफ साफ लिखा, जैसे न्यायिक पुनरावलोकन जेपीपीटी को नहीं हो सकता, ऐसे ही न्यायिक पुनरावलोकन क्षमादान की, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति उसका भी नहीं हो सकता। यानी कि राष्ट्रपति ने किसी को क्षमा कर दिया, किसी का लघुकरण कर दिया, किसी का परिहार विराम प्रविलंबन कर दिया, तो उसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता। लेकिन जो केहर सिंह केस है ना, उसमें फिर ये बात आ गई, जैसे राम जेठमलानी जी थे, उनका तर्क था कि भाई एक बार ऐसा हुआ था कि बड़ा मनमाने तरीके से अगर राष्ट्रपति अपने पास रोक लें, जैसे ये वाला मामला है जो राष्ट्रपति राजीव गांधी का हत्यारा वाला, कि राष्ट्रपति अपने पास रोके पड़े, कोई समय सीमा नहीं है कि आप क्या करना चाह रहे हो, भाई खारिज करो या अस्वीकृति दे दो, अस्वीकृति करो या स्वीकृति करो। कि दया इसका जो उपाय, या तो आप स्वीकार करो या स्वीकार कर लो, कोई उसमें से बताओ कि क्या कर रहे हैं, इसमें लघुकरण कर रहे हैं, क्षमा कर रहे हैं, ठीक है। तो केहर सिंह केस में फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, निर्णय दिया वहाँ पे कोर्ट ने कि मनमाना अगर लगा राष्ट्रपति जी का डिसीजन, जो याचिका आई दया याचिका, ये उस पर अतार्किक लगा, यानी कि मनमाना मतलब आर्बिट्रेरी, अतार्किक मतलब इर्रेशनल, भेदभावपूर्ण का मतलब डिस्क्रिमिनेटरी, और द्वेष मूलक का मतलब मैलिशियस या माराफाई, ठीक है, मैलिशियस द्वेष मूलक लगा। अगर हमें राष्ट्रपति जी का निर्णय ऐसा, और ये डिसाइड कौन करेगा, जज डिसाइड करेंगे कि राष्ट्रपति जी का निर्णय जो क्षमा या दया याचिका पर है वो मनमाना लग रहा है या भेदभावपूर्ण लग रहा है, या फिर भेदभावपूर्ण दोष मूलक लग रहा है या तार्किक लग रहा है, तो ये जज डिसाइड करेंगे और उसका न्यायिक पुनरावलोकन करके उसको रद्द कर दिया जाएगा। जैसे मान लो, इसका एक एग्जांपल दूँ तो, जैसे दो व्यक्ति हैं खास, अब ऐसे ही समझ लो, एग्जांपल ऐसे समझ लो कि एक रूलिंग पार्टी है, जैसे ये बीजेपी पार्टी है, ठीक है, बीजेपी पार्टी का एक व्यक्ति है और एक कांग्रेस का पार्टी का व्यक्ति है, ठीक। तो दोनों ने बिल्कुल सेम, मतलब दोनों ने बिल्कुल सेम कृत्य किया, यानी कि एक अपराध किया, दोनों ने बिल्कुल सेम मर्डर किया, जिसकी फांसी की सजा ही है। तो दोनों ने जब बिल्कुल सेम करा है, तो एक बीजेपी का एक कांग्रेस का, बीजेपी की गवर्नमेंट चल रही है, जब इनको सजा मिल गई फांसी की, इनको भी सजा मिल गई फांसी की, इन्होंने मर्सी पिटिशन डाली, इन्होंने क्षमादान की शक्ति मानी राष्ट्रपति के पास, और फिर राष्ट्रपति जी ने इनको क्षमा कर दिया, ठीक है, आपको क्षमा कर दिया था, इनको कहते नहीं, तुमने जीवन काट लिया, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत टाइम हो गया, तुम जाओ। इनकी अस्वीकृति कर दी, इनके पास इन पे अस्वीकार कर देंगे, इनको स्वीकार कर लेंगे और क्षमा दे दिया, इनको नहीं दिया, इनको फांसी मिली। तो यहाँ पे माना जाएगा कि मनमाना है, बिल्कुल भेदभावपूर्ण कर रहे हो आप, भेदभाव कर रहे हो कि जब बिल्कुल सेम दोनों ने एक जैसा कृत्य किया है, एक टाइम पे एक जगह पे, दोनों बिल्कुल संलिप्त हैं, बराबर दोनों के पार्टिसिपेंट, मतलब दोनों भागीदारी है उस अपराध में, तो आपने इसको छोड़ दिया, इस पर फांसी दे दी, यानी कि भेदभावपूर्ण माना जाएगा, मनमाना माना जाएगा। तो इसलिए फिर इसका न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। यानी कि वैसे तो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, उसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता, लेकिन अगर मनमाना है, भेदभावपूर्ण या तार्किक के दोषमूलक लगा, ये जज डिसाइड करेंगे, जज को अगर ऐसा लगा तो जज को न्यायिक पुनरावलोकन कर सकते हैं और उसको फिर रोक सकते हैं कि भैया आपने जो यूज़ करा गलत तरीके यूज़ करा। ये एग्जाम्पल मैंने ऐसे ही दिया, ऐसा भी हुआ नहीं है, ठीक है, मतलब ऐसा ये चीज़ नहीं हुई बीजेपी कांग्रेस वाली, ठीक है। और केहर सिंह केस तो आया है, उसमें तो मुद्दा बताया गया कि ऐसे बात नहीं है, तो वो राजीव गांधी के हत्यारों वाले मामले में लगा। तो अब इसकी आलोचना देखते हैं कि क्षमादान की शक्ति के आर्टिकल 72 की लोग आलोचना करते हैं, वो आलोचना क्या है, तार्किक भी लगती है काफ़ी हद तक, मतलब तार्किक इन द सेंस कि थोड़ा वाजिब लगती है। जैसे कार्यपालिका को निरंकुश और उसका दुरुपयोग, कार्यपालिका को निरंकुश बना देगा, जैसे कार्यपालिका है, अब वही बात है कि अब जैसे रूलिंग पार्टी जो कार्यपालिका में बैठी है, तो उसका कोई मंत्री होगा, इंपॉर्टेंट मंत्री, उसको सज़ा मिलेगी, राष्ट्रपति क्षमादान यूज़ कर देंगे, उस पर सज़ा कम कर दी उसकी, या उसको क्षमा कर दिया, दोष मुक्त सज़ा मुक्त कर दिया, है ना, पार्डन कर दिया उसको, तो ऐसे कर दिया, तो यानी कार्यपालिका तो निरंकुश हो जाएगी, कोई अंकुश लगाने वाला ही नहीं उस पर कि ठीक है अपराध करा फिर बचा दिया राष्ट्रपति जी ने। राष्ट्रपति कौन है, उन्हीं की पार्टी के तो है, और राष्ट्रपति काम कैसे करेंगे, सलाह पे काम करेंगे, और सलाह कौन देगा, वही मंत्री परिषद सलाह देगी, और मंत्री परिषद का प्रधानमंत्री सलाह देगा, यानी कि वही पीएम। तो सलाह देंगे तो सब घूम फिर के जो रूलिंग पार्टी है उसी हिसाब से सब कुछ चलेगा, तो इसलिए निरंकुश बोलने लगे। तो यानी कि जो आर्टिकल 72 है कुछ लोग कहते हैं होना ही नहीं चाहिए संविधान में, कि आर्टिकल 72 क्यों, मतलब इतना टाइम, यानी कि न्यायालय जो हम लिखा भी है, मतलब न्यायपालिका गरिमा के विरुद्ध है ये, मतलब न्यायपालिका गरिमा के विरुद्ध क्या है कि जो व्यक्ति जिसको अपराधी ठहराया गया है, वो व्यक्ति क्या है, मतलब अगर नीचे से केस चला, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, सेशनल कोर्ट से चल रहा है उसका केस, तो उसको वहाँ भी मौका मिला था अपनी सफाई देने का, वहाँ पे वो फेल हुआ, तो उसने मान लो आगे अपील करी होगी हाई कोर्ट में, ठीक है, तो हाई कोर्ट में अपील करी, हाई कोर्ट में उसे बोलने का मौका दिया जाता है, सफाई रखने का मौका दिया जाता है। वहाँ भी अगर तुम केस हार गए, फिर तुमने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करी होगी, सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई करें वहाँ पे भी आपको मौका मिला, खूब बोलने का मौका मिला, आपको प्रॉपर मौके दिए जा रहे हैं जब बोलने के, आपके पास प्रॉपर सबूत पेश करने के लिए हैं, आपके पास सब कुछ,
वहाँ भी आप केस हारते हो, उसके बाद फिर यानी मर्सी पिटीशन डालने की क्या ज़रूरत है? इसका मतलब कि आप यानी न्यायपालिका की आपको कोई रोल ही नहीं है, यानी न्यायपालिका ने इतने मुश्किल में जो निर्णय देते देते आए हैं वहाँ तक, आप एक बार झटके में समाधान कर दोगे, उसको खत्म कर दोगे। जब उसे प्रॉपर मौका मिल रहा है अपनी सफाई पेश करने का, तो 3 जगह वो 3 जगह अपनी पूरी सफाई पेश नहीं कर पाया, यानी वो सही में अपराधी है, तो सही में अपराधी उसको सज़ा मिलनी चाहिए, तो आप उसको क्षमा कैसे कर सकते हो? क्षमादान क्यों कैसे? क्षमा का मतलब वही क्षमादान, कि क्षमा नहीं क्षमादान कैसे कर सकते हो? ये ध्यान रखना। पार्डन, मतलब अगर पार्डन बोलेंगे इसको बोला क्लेमेंसी पावर, इसको कैसे यूज़ कर सकते हो? तो यानी कि न्यायपालिका गरिमा के विरुद्ध है। लोग आलोचक लोग बताते हैं, वही बात भी सही लग रही है कि आप क्यों ज़रूरत पड़ रही है फिर इसकी, कि जब इतना मौका मिल रहा है, या तो यानी कि कार्यपालिका ये नियम कुछ बना रही है, उसका दुरुपयोग करना है बहुत अपनी तरफ से, जो रूलिंग पार्टी होती है, और न्यायपालिका के विरुद्ध है। ठीक है, ये भी ध्यान रखें। फिर क्या है? कानून के शासन, जो आलोचक बात करें, क्या कानून के शासक और समानता का जो मौलिक अधिकार है, ठीक है, यानी 14 से 18 वाली बात है, इसका उल्लंघन हो रहा है, इसके विरुद्ध है। यानी कानून का शासन, जो आपने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है, तो कानून सबके लिए बराबर है फिर तो अगर आपका कोई पसंदीदा व्यक्ति है, आप उसको क्षमा दे रहे हैं। यानी कि राष्ट्रपति का मतलब मेन चीज़ है कि राष्ट्रपति की स्वाभाविक की अगर शक्ति होती कि राष्ट्रपति अपनी इच्छा से कोई विचार करके तो एक बार बनता भी, लेकिन यहाँ लिख रखा कि राष्ट्रपति स्वाभाविक नहीं है, ये सलाह पर काम करेंगे। सलाह पर काम करेंगे वो मोदी जी, मतलब पीएम सलाह देंगे, तो पीएम जब सलाह देंगे वो मंत्रिपरिषद देंगे, तो वो अपनी पार्टी को तो बचाएंगे अगर अपनी पार्टी के साथ कोई लिप्त है, या फिर कोई जो ऐसा जिससे ऐसा लगता है कि राजनीतिक लाभ मिल रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है, तो ऐसे करके पार्टियाँ कर सकती हैं। तो इसलिए कानून जब सबके लिए बराबर है, तो आप किसी एक व्यक्ति को पर्सनली ऐसे कैसे कर सकते हो? जैसे 2 व्यक्ति को जो दोहरान लिया, उसमें एक को छोड़ दिया, एक को फांसी दे दी, तो इसका मतलब है कि आपने कानून का शासन सबके लिए बराबर नहीं रखा है। तो कानून का शासन जो सबके लिए बराबर था उसके विरुद्ध है ये, यानी किसी को छोड़ दे दो, यानी सबके लिए जब सज़ा मिली तो उसको सज़ा भुगतने दो। कोई आम आदमी हो तो उसको सज़ा मिलेगी, वो सज़ा काटता बेचारा अपनी, ठीक है, उसकी जान पहचान है अगर तो फिर मर्सी पिटीशन लगाएगा, वरना नहीं लगा सकता। तो कानून के शासन के विरुद्ध है। और समानता का अधिकार, वही समानता, जब सब लोग समान है तो उसके समान व्यवहार होना चाहिए उसके साथ भी, तो उसको आप समाधान क्यों दे रहे हो अलग से? और बाकी मेन का ध्यान है ना न्यायपालिका गरिमा के विरुद्ध, कि मतलब न्यायपालिका में इतना मौका मिलते तब तुम्हें जब सब सफाई देने का मौका, तब तुम नहीं जीत पाए। आप क्षमा वाचा करके फिर राष्ट्रपति को ज्ञान न्याय, जो जज बैठे सब फालतू बैठे हैं एक हिसाब से, अगर ये वाली बात है तो मतलब जज पता चली इतनी मेहनत करके जज पूरा ठीक से सबको सबूत सुनते हैं, सबको मत देने लगे, बहुत ध्यान से इतने टाइम तक केस चलते रहते हैं, कितने सालों केस चलते रहते हैं, फिर जज अपने निर्णय दे रहे हैं, उन्हें एक बार मंत्री पिटीशन भेजी, दया याचिका भेजी, राष्ट्रपति का क्षमा, दोष मुक्त, सजा मुक्त, सब पानी पे धरा रह गया इतनी मिनट, ठीक है। तो इसलिए इसका लोग आलोचक इसकी आलोचना करते हैं। कानून शासन होगा। अगली क्या है? क्षमादान का दुरुपयोग विलंब के रूप में एक नया प्रकार का दंड, और दया याचिका वर्षों तक लंबित। ये समझो क्या है? ये ऐसा है कि जैसे ही प्रविलंबन यानी कि विलम्ब कर रहे हैं राष्ट्रपति जी कि इसको मतलब फांसी दी या मृत्युदंड हो गया, आप इसको फांसी मृत्युदंड हो गया, उसने दया याचिका जैसे भेज दी तो प्रविलंबन लग गया, मतलब वही ये लग गया, रिप्रीव लग गया। तो इसमें लग गया है कि अब आपको फांसी तो भी नहीं दी जाएगी, यानी राष्ट्रपति के पास विचार के लिए वो चीज़ पड़ी है, ठीक है, वो फांसी उसकी रुकी हुई है कि राष्ट्रपति विचार करें। और राष्ट्रपति इसमें विचार करें 10 साल लग गए, 20 साल लग गए, 30 साल लग गए, ऐसे लगा दिए, तो फिर क्या इसका मतलब 25 साल उसमें लग गए थे, जैसे राजीव गांधी के हत्यारे में 25 साल लग गए थे। अफजल गुरु वाले का केस में 10 साल लग गए थे, 10 साल तक उसको मर्सी पिटीशन पड़ी रही, ठीक है। तो अगर इसका मतलब क्या है, अगर राष्ट्रपति क्षमादान का दुरुपयोग कब कर सके, जब उसकी दया याचिका में विलम्ब करें कि अस्वीकृत करो या फिर स्वीकृत कर लो, तो आप क्या कर रहे हो? तो आप उसको विलम्ब कर रहे हो कि क्या स्वीकृत करके आप क्या, मतलब स्वीकृत तो कर लिया, स्वीकृत करके आप क्या देना चाह रहे हो? लघुकरण कर रहे हो उसका, या फिर उसको क्षमा कर रहे हो, क्या कर रहे हो वो चीज़ है, तो फिर विलम्बन लग गया उस पर। तो जो लंबे समय से आप उसको रोके हो, जैसे 25 साल तक उनको रोक लिया गया उसको मर्सी पिटीशन को, तो उनको जो फांसी मिलनी थी और उसके 25 साल के बाद मान लो आपने कहा किसी से कि ठीक है इनको अस्वीकृत कर दिया, इनको फांसी दी, फांसी की सज़ा उसे पहले मिल चुकी, तो जिसको फांसी की सज़ा मिल गई वो 25 साल तक और सज़ा काट ली, यानी कि एक नया प्रकार का एक नया दंड आपने और दे दिया राष्ट्रपति जी ने। यानी कि आलोचक लोग इसकी आलोचना इसकी भी करते हैं कि एक प्रकार से विलम्ब करके आप नया दंड दे रहे हो। यानी किसी को अगर सज़ा मिली है या आजीवन कारावास मिला हुआ है, उसने याचिका डाली, ठीक है, आजीवन कारावास में मतलब जैसा मतलब कि भले 10 साल की सज़ा मान लो मिली हुई है, अब 20 साल तक आप विलम्ब कर रहे हो, तो ऐसे तो फिलहाल नहीं 10 साल की सज़ा पूरी हो जाएगी, लेकिन मृत्युदंड में से वो राजीव गांधी का हत्यारे में ये बात है कि मृत्युदंड मिला हुआ है, तो आपने 25 साल तक और लिया, 25 साल की सज़ा और काटने को दी, तो 25 साल की सज़ा में उसे और दे, या तो उससे पहले उसको रिहा कर देते तो वो अपने जीता रहता। यानी उन 25 सालों तक वो जेल में ही तो रहा था, जब तक राष्ट्रपति के पास पेंडिंग में कि राष्ट्रपति सोच रहे हैं क्या करें, तब तक जो वो जिसने दया याचिका भेजी है वो तो बेचारा जेल में ही रहा। अब बेचारा कह लो या क्योंकि अगर क्या पता बेचारा इसलिए सब लगा सकते हैं हम लोग कि अगर कोई व्यक्ति निर्दोष है किसी प्रकार से या फिर धोखे से वो मतलब पेशेवर अपराधी नहीं है,
और उसे गलती से होता है ना, जैसे जो उसमें आगे किसी से प्रकार से कोई अपराध हो सकता है और उसको जो न्यायालय जज है उस सबूत पे काम करेंगे, जब सबूत उसके खिलाफ है तो भाई उसको सज़ा मिलेगी। तो हो सकता है वो बेचारा केस में आ जाए, अदरवाइज पेशेवर अपराधी है तो फिर होना ही चाहिए भाई, उसको अपराध उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। तो यह ध्यान रखना कि क्षमादान का दुरुपयोग कब हो सकता है, ये दुरुपयोग एक प्रकार से, यानी कि क्षमादान आपको देने की शक्ति है तो भैया आपके पास समय सीमा में दे दो ना फटाफट, कि आप क्यों लंबा समय तक रोके पड़े हो। राजीव गांधी हत्याकांड कोई 25 साल तक और अफजल गुरु वाले केस में 10 साल तक रोका गया, तो आप क्यों ऐसे रोक रहे थे टाइम तक। तो आप जो रोक रहे थे टाइम तक, उतने टाइम तक तो वो व्यक्ति जेल में है, यानी उसको एक नया दंड मिल रहा है, वो कि उसको क्षमादान दे दो, नहीं तो उसको उसके यहाँ से तो ये आपने नया दंड दे दिया उसे, तो वो नया एक प्रकार का दंड है। और दया याचिका वर्षों तक लंबित रहती है कई बार, ठीक है, तो वही बात है, जैसे वर्षों तक लंबित रहेगी तो उसको नया दंड मिल जाएगा। ये इसलिए आलोचक लोग एक बात कहते हैं। अब महत्व पे आ जाते हैं कि महत्व उसका क्या है, दोनों पक्ष जाने दूसरा पक्ष जान लेते हैं। तो महत्व क्या है, मतलब ठीक है कई अब इस मैथ में ऐसे लिखोगे ठीक है, मतलब कई प्रकार से ये बात सच है कि आर्टिकल 72 का या फिर राष्ट्रपति की समाधान की शक्तियों का कई सारे दुरुपयोग होते हैं, उनकी आलोचनाएं काफ़ी गंभीर है, लेकिन विशेष प्रकार से उनके महत्व भी कुछ महत्व रखते हैं, मतलब कुछ तथ्य वो महत्व रखता है समाधान की शक्ति। वो कौन कौन से तथ्य हैं, जैसे विशेष समय में कानून और व्यवस्था से निपटने में इसका प्रयोग कराया जाता है। मैं पढ़ दे रहा हूँ, मतलब अगर देखिए मैंने, विशेष समय में कानून और व्यवस्था से निपटने में इसका प्रयोग, ठीक है। दूसरा पढ़ दे रहा हूँ, न्यायिक कार्रवाई की भूल को सुधारने में, अत्यधिक प्रतिभाशाली व्यक्ति की जीवन रक्षा में, लिख लेना, सिंगल ब्रेड अर्नर के पक्ष में, ठीक है, मतलब हाँ आपको दिखेगा नहीं, इसके बाद रक्षा में। तो अब मैं बता रहा हूँ कि करके क्या है कि विशेष समय में कानून और व्यवस्था से निपटने में इसका प्रयोग, यानी कि जैसे कोई जो हम लोगों ने एग्जांपल जो पढ़ा था, मेरे जो नोट्स वगैरह में लिखा वो एग्जांपल मैंने ऐसे लिखा, तो वो एग्जांपल आपको बता दे रहा हूँ। जैसे मान लो कोई बहुत ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा फेमस, जैसे मान लो कोई धर्मगुरु, कोई किसी को ले रहे हैं हम लोग, तो धर्मगुरु के जो हैं शंकराचार्य हैं या ऐसे कोई बड़े बड़े धर्मगुरु हैं, किसी मौलाना लोग हैं, बहुत बड़े बड़े जो लोग हैं, उनको मान लिया एग्जाम्पल तौर पर मृत्युदंड मिल रहा है। अब मृत्युदंड उनको मिल रहा है तो उस टाइम क्या है कि ऐसा होता है कि अगर मान लो ऐसे व्यक्ति को मृत्युदंड जब दिया जा रहा है, फांसी दे, तो दंगाई की स्थिति बन सकती है या फिर राष्ट्रपति मतलब बीच में क्योस मच सकता है उस राज्य में, उस क्षेत्र में, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने क्या करना है, ऐसे राष्ट्रपति यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वहाँ उसका वकील मर्सी पिटीशन भेजेगा तो उसकी फांसी थोड़े टाइम के रोक सकते हैं, ये इसका यूज़ करके। मतलब तो मृत्युदंड तो फिर क्या, जज ने दे दिया तो उसको उस टाइम पर मिलना ही मिलना है, उसे मतलब थोड़ा ना कि लॉ एंड ऑर्डर कैसा बिगड़ रहा है, नहीं बिगड़ रहा है, लेकिन सरकार चलानी है, सरकार को चलानी है, सरकार उन्हें देखना भी लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़ जाए, कानून व्यवस्था बनी रहे। तो फिर क्या है, तो ऐसे टाइम पे उसकी सज़ा थोड़ी रोकी जाएगी, ठीक है। यानी कि मतलब अभी इनको सज़ा कम लगी, अभी मृत्युदंड ना दिया जाए, पहले लॉ एंड ऑर्डर ठीक से कर लिया जाए, कानून व्यवस्था ठीक से बना ली जाए, और सबसे देख लिया, मतलब प्रॉपर डिसाइड कर लें कि अगर हमको फांसी दे तो सब कुछ काबू में है, सब कुछ अच्छे से, कि लॉ और कानून व्यवस्था तो नहीं बिगड़ेगी, तो लॉ सब जगह मेंटेन है, ऑर्डर है सबका, ठीक है, तो वहाँ पे कुछ ना बिगड़े। जब हमें ऐसा पूरा सर्टिफिकेट, आज सज़ा बोल गई तो हो सकता है शहर में और कुछ लोग जुलूस निकालने, कुछ रैली निकालने लगे कि ऐसे कैसे हमारे उनको छोड़ो, कुछ भी ऐसे करके, या फांसी दी तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। जब ये पूरा इस बात का क्लियर हो जाए कि हाँ भाई लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में है, और अगर आपने को आप फांसी दी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तब आप फांसी दे दो, तब उस पर यानी कि मर्सी पिटीशन भेजी जाएगी, उस पर अस्वीकृत कर दो कि हम इसको जो मृत्युदंड मिला है हम अस्वीकृत करते हैं, मृत्युदंड दे दो। यानी कानून व्यवस्था बनाने में आपको थोड़ा सा सहायता देती है, क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति अपने पास रोक लें और उसकी सज़ा को अपने हिसाब से जब देनी तब दे दें, ठीक है। इसलिए बाकी न्यायिक कार्रवाई की भूल को सुधारने में, अगर भूलवश मान ली किसी व्यक्ति को न्यायिक कार्रवाई के दौरान भूल हो गई, न्यायिक कार्रवाई का भूल का मतलब यही कि ऐसे न्यायालय मतलब जज से भूल तो नहीं होगी, लेकिन भूल का मतलब ऐसा है कि जज जो लोग हैं वो सब लोग सबूत पे काम कर रहे हैं बेचारे, उनको मेन क्या है कि जो सबूत उनके सामने रखा उन्हें वही बोलना है, चाहे वो गलत हो चाहे कैसा भी हो। आपको पता है सब कुछ मेल फंक्शन हो सकता है, सब कुछ गवाही सब गवाह खरीदे बेचे जा सकते हैं, सब कुछ पता, सब पॉसिबल है। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है निर्दोष है, या फिर मान लो कोई ऐसे पेशेवर अपराधी नहीं है, ठीक है, अगर पेशेवर अपराधी नहीं है और किसी को फांसी की सज़ा दी जा रही है, तो उसमें क्या है, फांसी की सज़ा दी, आपने फांसी की सज़ा दे दी, उसको तो फांसी मिल जाएगी, तो फांसी तो वापस नहीं आएगी। तो ऐसे टाइम में क्या है, और वो व्यक्ति है कि पेशेवर अपराधी नहीं है, अधिकारी पता नहीं मुझे क्यों निकल रहा है, लेकिन पेशेवर अपराधी अगर नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को तो नहीं होना चाहिए मृत्युदंड, जब बहुत कोई इंपॉर्टेंट व्यक्ति है हमारे केस में, ठीक है, तब तो न्यायिक कार्रवाई की जो भूल हुई है, यानी कि भूल उनके ऐसे हुई होगी, मतलब उनके पास सबूत से देख के उन्हें दी सज़ा, लेकिन वो व्यक्ति अधिकारी उसको जो उसमें किसी वजह से हो गया, जब पिक्चरों में समय दिखाते कि मतलब कोई ठीक ठाक व्यक्ति है, आपको पता है कि कभी ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी बन गई, जैसे आपने देखा होगा कि एक केस बहुत पहले पड़ा होगा कि जैसे क्या था,
एक मतलब एक आर्मी पर्सन था, उसकी बेटी के साथ मतलब उसकी बेटी के साथ रेप वगैरह ऐसे केस आए थे। तो जो रेपिस्ट था वो ठीक से हंस रहा था, बहुत हंस रहा था, वो न्याय कोर्ट में खड़े हो गए। तो उसके पिताजी ने जो आर्मी में थे तो उसको मारा वहाँ पे, रेपिस्ट को जान से मार दिया और ठीक से कबूल कर लिया कि हाँ मैंने करा है, मैंने करा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैंने पूरे होशो आवाज़ में किया। ये भी नहीं कि मैंने जब धोखे से लग गया कोई, पूरे होशो आवाज़ में सोच समझ के और मैं कबूल करता हूँ कि मैंने करा और मैं सजा में पानी लागूँ। तो ऐसा कोई व्यक्ति है तो वो हमारी ज़रूर, तो उसको ऐसे में क्या है, उसको मृत्युदंड नहीं मिलना चाहिए। अब कर दिया उन्होंने तो वो चीज़ है, वो अपराधी तो नहीं है। तो इसलिए न्यायिक कार्रवाई करो, न्यायिक तो न्यायालय तो सबूत पे चलेगा। तो न्यायिक कार्रवाई की भूल को सुधारने में यानी समाधान का यूज़ कर सकते हैं, यानी समाधान में मर्सी प्रेसिडेंट डालें और वहाँ पे ऐसा कोई व्यक्ति को बचा लिया जा सकता है या कोई ऐसा व्यक्ति है। और अत्यधिक प्रतिभाशाली व्यक्ति की जीवन रक्षा वही केस ऐसा समझो कि वही कोई ऐसा व्यक्ति है जो अत्यधिक प्रतिभाशाली वाला व्यक्ति है, यानी कि कोई वैज्ञानिक है, कोई साइंटिस्ट है, कोई वैज्ञानिक साइंटिस्ट है, डॉक्टर हैं, ये लोग हैं। तो ये ऐसे हैं कि भविष्य में देश के काम में आ सकते हैं और इनसे धोखे भूलवश या किसी वजह से कारणवश या कोई सिचुएशन ऐसी बन गई उनसे ऐसा हो गया अपराध, लेकिन अब इनको सज़ा, अब न्यायालय सज़ा देगा कि सबके लिए कानून बराबर है, एक वो बात करिए, न्यायालय सज़ा देगा। तो उसके लिए राष्ट्रपति अब बचा लेंगे कि भाई तो ऐसे व्यक्ति को अत्यधिक प्रतिभाशाली है, इस राष्ट्र में काम में आएगा आगे और इससे भूलवश ये हो गया है, आगे से इससे गलती ऐसी नहीं होगी। अगर पेशेवर अपराधी अगर कोई व्यक्ति है तो वो तो उसको तो सज़ा मिलनी चाहिए, उसके लिए समाधान नहीं करना चाहिए। लेकिन कोई ठीक ठाक व्यक्ति है, समाज में उसका अच्छा योगदान है और आगे भी वो योगदान दे सकता है समाज में, बहुत अच्छा योगदान, और उससे भूलवश या किसी कारणवश या किसी वजह से भी उससे हो गया अपराध, तो उसकी सज़ा कम कर सकते हैं या फिर ऐसे उसको रोक सकते हैं, समाधान कर सकते यूज़ करके क्षमा कर सकते हैं या लघुकरण कर सकते हैं, ये सब बातें। और कोई मान लिया सिंगल ब्रेड अर्नर है के पक्ष में, यानी कि क्या सिंगल ब्रेड अर्नर का मतलब है कि उसके परिवार में वो एकमात्र अकेला कमाने वाला है, ठीक है, और उसी के सारे उसके बूढ़े बुजुर्ग माता पिता या फिर बच्चे पल रहे हों और ऐसे व्यक्ति को कुछ अपराध हो गया, ये सब वो तीनों कंडीशन में, यानी कि वो धोखे से, वही बात फिर से बात है कि पेशेवर अपराधी अधिकारी ने, पेशेवर अपराधी अगर कोई व्यक्ति है और वो सिंगल ब्रेड अर्नर है तो एक बार को उसको दे दी जाती है सज़ा। लेकिन कोई वैसे ही व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति है, उससे धोखे में हो गया और वो सिंगल ब्रेड अर्नर है, अपने घर में एकमात्र कमाने वाला है, तो ऐसे व्यक्ति भी विचार करा जाता है कि भैया उसको राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति यूज़ करके इनमें से कुछ करे उसका, ठीक है, प्रकार बदल दे, मात्रा कम कर दे, दोष मुक्त सजा मुक्त कर दे, ठीक है, ऐसा कुछ करिए, मानवीय तथ्य के आधार पर देख ले और मानवीय तथ्य में ही आ जाएगा, एकमात्र कमाने वाला व्यक्ति वही है तो वही ऐसा कर लेते हैं। ये महत्व में ऐसी बात है, उतना दम नहीं रखती, लेकिन जो दम रखती ये बात है, लेकिन ये बात भी ठीक है एक हिसाब से, लेकिन सही में देखा जाए तो उतना ज़रूरी नहीं, लेकिन ये ज़रूरी इस हिसाब से है कि अगर कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति फंस गया धोखे से यहाँ पर ज़रूरी है, लेकिन न्यायालय ने सज़ा दे दी तो सज़ा दे दी, आप सुप्रीम कोर्ट के थोड़ा काट सकते हैं बात को, सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सज़ा दे दी, फांसी की सज़ा, उसके बाद कहाँ जाओगे, जीवन में थोड़ा जाएगा कोई व्यक्ति, तो ना कोई ना दूसरे ICJ में इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस में जाएगा, कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएगा, ICJ में, तो ऐसा तो नहीं जा सकता। तो उसके पास एक ऑप्शन होना चाहिए, तो वो ऑप्शन क्या है, आर्टिकल 72, कि अगर भैया एक बार वहाँ ट्राई कर लेते क्या बच जाए। जैसे अपोजिशन पार्टी वाले अमूमन ट्राई नहीं करते, अगर वो होते हैं तो उन्हें पता है कि राष्ट्रपति भाई उनका पार्टी का, तो नहीं करते। ये कोई अगर कोई सामान्य व्यक्ति जो लगता है कि मैं धोखे मेरा भूल हो गया, राष्ट्रपति ने मतलब न्यायालय ने उनको सबूत के साथ दिया है, तो ऐसे में एक चांस होना चाहिए, तो एक ऑप्शन, वो ऑप्शन है लास्ट ऑप्शन, ठीक है, इसलिए बस रखा गया है। अदरवाइज मतलब संविधान निर्माता ने सोच समझ के इसको रखा, कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसको भूल बच चला गया तो उसके बाद एक मौका हो, तो राष्ट्रपति को यही देखना है कि कोई ऐसा व्यक्ति अगर है तो उसको समाधान की ये सब यूज़ करनी, ना कि राजनीतिक कारणों से यूज़ करना चाहिए, ना कि उसका दुरुपयोग करना चाहिए, इसलिए लगा। लेकिन दुरुपयोग ज़्यादा होता हुआ पाया जाता है इसका और सदुपयोग कम होता है। अफजल गुरु के केस में देखा कि ऐसे वाला मामला, तो अब इसको हम देखते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल समझते हैं। अब शत्रुघ्न सिंह चौहान केस आया 2014 में, ठीक है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने, न्यायालय ने क्या निर्णय दे दिया कि अपराधी का भी एक मौलिक अधिकार है आर्टिकल 21 के तहत कि जो भी उसके साथ हो उचित प्रक्रिया के अनुसार हो। यानी कि जब लिख रहे हैं ये सब, जब हम समाधान की शक्ति पढ़ रहे हैं तो शत्रुघ्न सिंह चौहान केस से पहले यानी समअप कर सकते हैं, उसको निष्कर्ष में से लिख सकते हैं कि ठीक है, मतलब राष्ट्रपति जी ऐसा कर सकते हैं, समाधान की शक्ति इतनी बेकार नहीं है एक हिसाब से, लेकिन राष्ट्रपति को बिल्कुल जब ठोस कारण मौजूद दिख रहे हो और बिल्कुल मतलब असीमित, मतलब अति सीमित मामलों में, कि ऐसा नहीं कि हर मामले में क्षमा 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 ऐसे करते रहना है, बहुत अति सीमित मामले हो तभी वो क्षमा का यूज़, समाधान शक्ति का यूज़ करें और क्षमा दें उसको, और बहुत ठोस कारण उनके पास हो, हालांकि कारण बताने का वो बाध्य नहीं है, लेकिन ठीक से उनके पास कारण हो तभी वो उसको वाजिब तरीके, जैसे वहाँ पे लिख रखा ना, महत्व में देख रहा कि कोई अत्यधिक प्रतिभाशाली हो, सिंगल ब्रेड अर्नर हो, या फिर न्यायिक कार्रवाई में भूल हो गई हो, ऐसा कोई व्यक्ति हो तो फिर ठीक है, आप उसको समाधान का यूज़ करें ठोस कारणों के साथ ही, वरना आप वरना हर मामले में आप समाधान का यूज़ ना करें। और एक दूसरी चीज़, मनमानी तरीके से ना रखें, भेदभावपूर्ण तरीके से अपना निर्णय ना लें, या फिर अतार्किक ना हो आपका निर्णय, या द्वेषमूलक ना हो, मलफाई या फिर मैलिशियस आपका ना हो, ऐसे ना हो, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर ये बात करिए
तो जब ऐसे कर ध्यान रखना तो फिर इसको और कोई समय सीमा आपके पास तय होनी चाहिए। तो वो शत्रुघ्न सिंह चौहान केस 2014 में जो आया उसमें आर्टिकल 21 में क्या गया, मतलब सॉरी उसमें क्या गया, न्यायालय ने कहा कि आर्टिकल 21 के तहत जो उचित प्रक्रिया यानी कि जो अपराधी है उसके साथ उचित प्रक्रिया से ही होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप मनमाने तरीके से कर रहे हो, जो उचित प्रक्रिया है विधि के द्वारा आप वही उचित प्रक्रिया का यूज़ करें और ठीक ठाक चलिए समय में फटाफट उसको डिसाइड कर दें कि क्या करना है आपको अस्वीकृत करना है या फिर स्वीकृत करना है या फिर क्षमा करना है, लघुकरण करना है, क्या करना है डिसाइड कर लो आप। विलंब न्याय का उल्लंघन है, यहाँ पे बताते हैं कि जो इसी में कहा है, इसी केस में कहा है कि जो राष्ट्रपति जो विलंब कर रहे हैं ना, अपने पास याचिका रोकने का कोई समय सीमा नहीं, तो विलंब करना है यानी कि वो न्याय देने के लिए उल्लंघन, न्याय का उल्लंघन है कि न्याय जो दिया जाता है किसी व्यक्ति को तो आप फटाफट न्याय दो उसको। और उसका न्याय का मतलब है यानी कि आपको लगता है कि उसको बचाया जाना चाहिए तो आप बचाओ उसको, और नहीं लगता तो आपको मृत्युदंड दो। आप उस न्याय का उल्लंघन कर रहे हो, जो हमने जस्टिस दिया है न्यायालय में बैठ के आप उसको उल्लंघन कर रहे हो, यानी कोई एक न्यायदंड और दे रहा है उसको आप उल्लंघन कर रहे हो। तो विलंब करना, जो राष्ट्रपति विलंब कर रहे हैं तो विलंब करना, यहाँ पे लिख सकते हो विलंब करना राष्ट्रपति के द्वारा दया याचिका पर विलंब करना न्यायालय का उल्लंघन है। पूरा सेंटेंस क्या लिख सकते हो, राष्ट्रपति के द्वारा विलंब करना न्यायालय का उल्लंघन है, ठीक है। और विलंब होने पर न्यायालय को लघुकरण का अधिकार हो। फिर न्यायालय ने कहा कि अगर राष्ट्रपति ने विलंब करा, याचिका रोकी अपने पास और ये नहीं बताया कब कर रहे हैं कब करने को, अपने लंबे टाइम तक रोके, जैसे हमने देखा राजीव गांधी का दिया 25 साल, अफजल गुरु के केस में 10 साल तक याचिका राष्ट्रपति रोके पड़े। तो अगर विलंब करा तो न्यायालय के पास ये अधिकार होगा कि वो लघुकरण अपने आप कर दें। जो लघुकरण हमने यहाँ पढ़ा कि लघुकरण राष्ट्रपति कर सकते हैं, यानी कि उसके जो प्रकार है दंड का वो बदल दें, हल्के प्रकार का दंड कर दें। तो यहाँ पर क्या है, ये फिर न्यायालय के पास पावर हो जाएगी अगर राष्ट्रपति ने विलंब करा। अब विलंब करा यानी कितना लंबा समय, अगर राष्ट्रपति 1 साल तक रोक लें, 2 साल तक रोक लें, 3 साल तक रोक लें, कितने लंबे समय को आप उसको विलंब मानोगे, यानी कि जो न्यायालय विलंब मानेगा, न्यायालय अपने अंडर में ले लेगा, लघुकरण की पावर कर देगा, उसके ऊपर लगा देगा। तो कितना समय ये जज डिसाइड करेंगे कि जज को लगे कि 1 साल हो गया अब तक राष्ट्रपति ने कुछ बात ही नहीं बताई है, 1 साल भी बहुत होता है, ठीक है। किसी ने पिटीशन डाली तो ये 2 साल हो गए, 3, 4, 5 जितनी होगा तो न्यायालय अपने हाथ में ले लेगा केस और कह देगा कि भाई हम उसको लघुकरण कर दे रहे हैं, यानी मृत्युदंड किसको दी जाएगी तो हम कर सकते हैं। ये अफजल गुरु को फांसी हो गई थी 2013 में, ठीक है। तो 2013 में अफजल गुरु को फांसी हो गई। अब देखा ही है हमने मामला कि 2013 में वही 14 मोदी सरकार आती तो हमने देखा कैसे रात में ही मतलब वही सब पार्लियामेंट खुल रही है, मंत्रिपरिषद की बैठक हो रही रात में ही, सब कुछ रात में ही हो गया। मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को सलाह दे दी, राष्ट्रपति ने दया याचिका खारिज कर दिया, सब कुछ कर दिया और सुबह फांसी हो गई किसको, अफजल गुरु को। तो ये सब रात में एक पल झटके में सब काम हो गया। तो उसी के बाद में 2014 मतलब ये तो बाद में केस आया, अगर ये केस पहले आ गया हो तो अफजल गुरु की फांसी पे तो अफजल गुरु का वकील पहुंच जाता और कह देता कि भाई ये राष्ट्रपति ने बहुत विलंब कर दिया है, इतना सारा विलंब कर दिया, आप लघुकरण कर दो, ठीक है। न्यायालय यानी कि न्यायालय राष्ट्रपति ने दया याचिका बहुत विलंब कर दिया तो आप लघुकरण कर दो, यानी कि जो फांसी है उसको आप बदल दो किसमें, आजीवन कारावास में बदल दो, हल्के प्रकार का दंड कर दो। लेकिन तब तक ये केस नहीं आया था, तो 2013 में फांसी हो गई कि मृत्युदंड था तो मृत्युदंड मिल गया, वरना लघुकरण या राष्ट्रपति पहले कर देते, लेकिन राष्ट्रपति तो विलंब करे पड़े। तो फिर अगर ये केस पहले आया होता तो उनका वकील जाकर कहता कि भाई बहुत विलंब कर रहे हैं राष्ट्रपति, विलंब न्याय का उल्लंघन आपने बता दिया, विलंब होने पर न्यायालय अपने अधिकार ले लेगा, लघुकरण कर देगा तो आप लघुकरण कर दो उसका। लेकिन ये बाद में केस आया इसलिए अफजल गुरु को फांसी हो चुकी थी उस टाइम, हालांकि उस व्यक्ति को होनी भी चाहिए फांसी, है ना। तो ऐसा कोई है अपराधी। और फिर क्या बताया, एक चीज़ और पॉइंट बताया कि यानी कि समझ में आया कि लघुकरण जो अभी राष्ट्रपति के पास ठीक प्रकार बदल सकता है, यानी मृत्युदंड को आजीवन कारावास कर सकता है या किसी कारावास को जुर्माना में बदल सकते हैं, यानी प्रकार बदल सकते हैं। तो अब न्यायालय अपने अंडर में ले लेगा और राष्ट्रपति देर लगा रहे हैं तब, ठीक है, वो देर लगा रहे हैं, कब लगाएं, कब मानेंगे कि ये देर हो गई और जज अपने आप डिसाइड करेंगे ये इतना समय 10 महीने देर हो गया बहुत, ये 1 साल बहुत देर मान ली या 2 साल देर मान ली, वो जज के ऊपर डिसाइड करना है। दया याचिका जो अपराधी भेजता है राष्ट्रपति के पास उसकी अस्वीकृति करने में और ऐसे कोई मृत्युदंड के क्रियान्वयन के बीच न्यूनतम 14 दिनों का अंतर होना चाहिए। मतलब कि क्या है, मतलब ये कि अगर कोई किसी व्यक्ति को मृत्युदंड मिला हुआ है और उसने लास्ट ऑप्शन खोजा राष्ट्रपति की तरफ कि लाओ मैं राष्ट्रपति को दया याचिका डालूँ, राष्ट्रपति के पास पहुँचे, अब राष्ट्रपति के पास पहुँचा, राष्ट्रपति ने नहीं तुम भाई अपराधी तुम्हें मिलना चाहिए, तो मृत्युदंड उन्हें अस्वीकृत कर दिया कि मैं अस्वीकार कर दूँ तो आपके पास वापस आएगा, अस्वीकार हो गया आपको मृत्युदंड दिया जाएगा। अस्वीकृत कर लेते और उसमें क्षमा कर देते या लघुकरण कुछ कर देते तो अलग बात थी, लेकिन अस्वीकृत कर दिया यानी राष्ट्रपति ने आज अस्वीकृत कर दिया, अब उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। तो जब मृत्युदंड दिया जाएगा तो वही कह रहे हैं कि इसी शत्रुघ्न सिंह चौहान केस में क्या कहा कि अगर राष्ट्रपति दया याचिका को जो अस्वीकृत कर देते हैं और अब उसको मृत्युदंड दिया जाना है तो दया याचिका को आज अस्वीकृत कराए
तो कम से कम उसको मृत्यु दंड देने के बीच में 14 दिन का गैप होना चाहिए, न्यूनतम कम से कम 14 दिन का गैप। यानी आज करा, जैसे अफजल गुरु केस में हुआ कि रात में पार्लियामेंट खुली, रात में संसद हुआ, रात में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, रात में मंत्रिपरिषद ने मतलब मोदी जी कह रहे हैं वहाँ पीएम को सलाह भेजी, राष्ट्रपति को परामर्श भेजा, राष्ट्रपति ने फटाफट उस पर साइन कर दिए या मतलब उनकी सलाह पर, और उनको अफजल गुरु बाद में फांसी हो गई, यानी दया याचिका उसकी खारिज हो गई। तो बता रहे रात में एक दिन में मतलब उसको फटाफट दया याचिका अस्वीकृत करी और तुरंत सुबह फांसी भी हो गई। तो अब क्या है केस में, वही वाला था, अब केस में कह दिया भैया आपने आज एक अस्वीकृत करी दया याचिका, तो आज जब दया याचिका करी तो अब 14 दिन का कम से कम, मतलब ज़्यादा दिन और लग जाए अलग बात है, लेकिन न्यूनतम 14 दिन तक तो आप उसको फांसी नहीं दे सकते, यानी फांसी बुली हुई है। समझ रहे इस बात को कि जिसको फांसी मिल गई उसने आज याचिका भेजी कि भाई मुझे बचा लें, हो सकता है राष्ट्रपति, लेकिन राष्ट्रपति के नहीं, ठीक है आप फांसी पलट को, तो ठीक है राष्ट्रपति अब याचिका खारिज कर दी, अस्वीकृत कर दी, तो राष्ट्रपति ने अस्वीकृत कर दी तो कम से कम 14 दिन लगेंगे तब उसको फांसी मिलेगी। उसके बाद आप और भी बड़ा दिन अलग बात है, लेकिन 14 दिन तक आपको न्यूनतम रखना है। ऐसा इसलिए बोला जाता है कि जैसे कि आप कुछ मतलब मानवीय किसी की उम्मीद है ना थोड़ी सी, जैसे समाज के प्रति तो वो राक्षस था, उसने कोई अपराध ऐसा करा तो इसको फांसी उसे मिल रही है, तो ठीक है समाज के हिसाब से तो वो राक्षस कहलाएगा, लेकिन समाज तो राक्षस नहीं है। समाज को तो थोड़ा बहुत सोचना पड़ रहा है कि समाज तो उसको तुरंत ऐसा नहीं, उसको कुछ उसकी इच्छाएं वगैरह हैं, कुछ वो पूछ लिया, कुछ बेटे उटे से मिलना है, बच्चों से मिलना है, बेटे बेटियों से मिलना है, परिवार से मिलना है, कुछ भी करना है, तो उसकी आखिरी इच्छा बच्चे तो पूछ ले, ठीक। तो आज अस्वीकृत हुई, यानी कि पता चल गया, यानी कि न्यायालय ने मुझे मृत्युदंड दे दिया और सबसे मैं होते होते आया हूँ, हार गया हूँ। राष्ट्रपति ने भी कह दिया कि ठीक है तुम्हें मृत्युदंड मिलेगा, कोई राष्ट्रपति जी पर नहीं सुनना, यानी कि अब उसे मरना ही है, फांसी मिलेगी। तो उससे उसकी इच्छाएं वगैरह पूछ ली, उसकी जो भी इच्छाएं थी वो कर ली, यानी कि थोड़ा अपना तरफ से मानवीय तथ्य दिखा दिए, थोड़ा मानवीय दिखा दिए, मानवता दिखा दी। मतलब समाज के प्रति राक्षस तो समाज भी राक्षस नहीं से मार डालो फटाफट मार डालो, ऐसे तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसलिए बोलते थे राष्ट्रपति ने, मतलब ये अब ये केस में बोल दिया कि राष्ट्रपति अगर विलम्ब करें और राष्ट्रपति ने अगर याचिका पर अस्वीकृत कर दी और मृत्युदंड, आप उसको मृत्युदंड को क्रियाबंद करोगे, मृत्युदंड यानी मृत्युदंड दोगे जिस दिन फांसी दोगे, तो इनके कम से कम बीच में गैप होना चाहिए 14 दिन का, ठीक है। ये सत्तर सिंह चौहान केस में मतलब इससे पहले उनको फांसी दी जा चुकी थी, इसमें 14 बनना पता चलती कि राष्ट्र में जब मंत्रिपरिषद की बैठक हुई और सुबह फांसी दे दी अफजल गुरु को, तो अब अगर ये केस पहले आ गया होता तो 14 दिन बाद मिलती, ठीक है, तब तो कोई और पेज देख लिया था। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये सब थी, इसमें थोड़ा समय लगा लेकिन डिटेल में पढ़ लिया हम लोगों ने, कोई दिक्कत अब कुछ नहीं रहेगी आप लोगों को। अब अगली क्लास में हम लोग समझेंगे राष्ट्रपति की आप जो आपातकालीन शक्तियाँ उसको पढ़ेंगे हम थोड़ा सा, फिर वो अगली क्लास में खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगली क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।